क्या? जियान किकिन को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल दो हटे कट्टे आदमी पीछे से दौड़ते हुए आए और ठीक उसके सामने खड़े हो गए। बिना एक शब्द कहे उन्होंने उसे भगाने के लिए अपने हाथ उठाए। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। जियान किकिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उन दोनों हटे कट्टे आदमियों को भगाने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसे संघर्ष करते देख वे बस आगे बढ़े। दोनों ने जियान किकिन की एक एक बांह पकड़ी और उस पर कोई दया दिखाए बिना उसे घसीटते हुए ले गए। मुझे छोड़ो, जियान किकिन चीखी, गोंगजू को ध्यान से घूरते हुए, और चिल्लाई, गोंगजू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? गोंगजू ने बेपरवाही से कहा। लोजोंग्लू रेस्तरां अनुचित लोगों का स्वागत नहीं करता है। मिस जियान, कृपया बैठ जाए। तुम्हारा उपनाम गोंग है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियान किकिन कोसती और गालियां देती रही। उसकी आवाज़ दूर होती गई क्योंकि उसे घसीटकर बहुत दूर ले जाया गया था। परिचारक बेहद चिंतित था और जल्दी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन पहले वाली उस अनुचित औरत के ख्याल से ही उन सबके सिर में अभी भी दर्द हो रहा था। मैंने पहले कभी इतनी पागल औरत नहीं देखी। गोंगजू ने अपने चेहरे के भाव नर्म किए, नव्या की तरफ मुड़े और पूछा, मिस नव्या, क्या आपको अभी भी फॉर्मूले की ज़रूरत है? हाँ, मुझे चाहिए, नव्या ने जवाब दिया, फिर धीरे से हंसी और बोली, लेकिन मेरे पास 100,000 सोने के सिक्के नहीं हैं। 1000 तैल चांदी ही काफ़ी होगी, गोंगजू ने कोमलता से जवाब दिया। मिस जियांग ने पहले दुर्भावनापूर्ण तरीके से बोली लगाई थी, लेकिन अब जब वह जा चुकी हैं, तो उनकी बोली स्वाभाविक रूप से अमान्य है। अगर ऐसी बात है तो बहुत बहुत धन्यवाद, चौथे मास्टर। नव्या ने अपनी चाय की प्याली उठाए, उसे गोंगजू की तरफ उठाया और अपना आभार व्यक्त करने के तरीके के रूप में हल्का सा मुस्कुराए। गोंगजू हल्का सा मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। मैनेजर जू की तरफ मुड़े और थोड़ा सा सिर हिलाया। मैनेजर जू समझ गए और स्वाभाविक रूप से चौथे खजाने का अनावरण करने के लिए मुड़ गए। चौथा खजाना एक खूबसूरत ब्रोकेड बॉक्स था, जिसे पूरी तरह से पैक किया गया था, जिससे ये बताना नामुमकिन था कि इसमें क्या था। दुकानदार जू का ब्रोकेड बॉक्स खोलने का इरादा नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा, ब्रोकेड बॉक्स के अंदर कॉपर वॉल डिप्लीशन पाउडर की एक बोतल है। नुस्खा सामने है, लेकिन यह एक असली अमृत है। एक बोतल में 5 बार इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मात्रा है। शुरुआती कीमत 10,000 सोना है। इन बातों ने तुरंत कमरे में हलचल मचा दी। एक खगोलीय गोली, 7वां ग्रेड, सभी नुकसानों से प्रतिरक्षित। ये तो बस स्वर्ग को चुनौती देने जैसा है। मैं तुम्हें 10,000 तैल चांदी दूंगा। मैं 20,000 सोने की पेशकश करूंगा। 50,000 सोना, 52,000 तैल सोना, 60,000 तैल सोना। ... कुछ देर के लिए बोली इतनी तेज थी कि उसे रोका नहीं जा सका। नव्या किनारे से सुन रही थी, लेकिन बोली में हिस्सा नहीं ले रही थी। वैसे भी एक बार जब उसे फॉर्मूला मिल जाएगा और उसके कीमिया कौशल में सुधार हो जाएगा, तो वह जितनी चाहे उतनी तांबे की दीवारें और किले बना सकती है। उन्हें यह अमृत लेने दो। उसका बेपरवाह रवैया गोंगजू की नज़र में पड़ गया और उन्होंने भौहें सिकुड़ी। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि नव्या ने शिनफेंग टाउन की विशेष यात्रा क्यों की थी। वह हाल ही में शिनफेंग टाउन में नीलामी में व्यस्त हैं, और अब जब वह यहाँ हैं, तो वह खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग महसूस करते हैं। बाहर की कोई भी बात अब उनकी चिंता का विषय नहीं है। नव्या यहाँ है, तो क्या शौर्यवर्धन आ गए हैं? गोंगजू ने मन ही मन सोचा, और अनजाने में ही नव्या की तरफ कुछ और बार देखा। अंत में ये तांबे की दीवार एक अमीर आदमी को 200,000 की भारी कीमत पर बेची गई। नव्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने बस अपनी नज़रें मंच की तरफ घुमाई, आखिरी खजाने के सामने आने का इंतजार करने लगी। आखिरी खजाना बाकी खजानों से काफ़ी बड़ा था और उससे एक अनोखी आभा निकल रही थी। मैनेजर जू मुड़े और उन्होंने लाल रेशम को फाड़ दिया। वूश, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिससे भीड़ के मुंह से आश्चर्य की आवाज़ें निकलने लगीं। जनरल की सफलता। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। एक मार्क्विस के रूप में पदोन्नत होने के मामले की बात मत करो, क्योंकि एक जनरल की सफलता 10,000 लोगों की हड्डियों पर टिकी होती है। जैसे ही रोशनी कम हुई, आसमान में लाल रोशनी ने ये शब्द लिखे, जिन्हें भीड़ ने जोर से पढ़ा और वे आश्चर्य से कांपे बिना नहीं रह सके। क्या ये वह पौराणिक कलाकृति हो सकती है जो किसी को जीत दिलाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि एक जनरल ने बड़ी सफलता हासिल कर ली हो? हे भगवान, यह जरूर होगा। मैंने अपने दादाजी को ये कहते हुए सुना था कि जब कोई जादुई कलाकृति बनाई जाती है तो वह खुद ही लिख पाएगी। यह अद्भुत है। अगर यह जनरल सफल होता है तो मैं जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। भाड़ में जाओ, क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? ... भीड़ ने जीवंत तरीके से इस पर चर्चा की, हथियार में काफ़ी दिलचस्पी दिखाए।
एक बार जब कोई जनरल सफलता हासिल कर लेता है तो यह एक श्रेष्ठ हथियार, एक दुर्लभ और दिव्य कलाकृति बन जाता है। तलवार का ब्लेड काला था, जिसे काले लोहे से ढाला गया था। म्यान पर एक सुनहरा ड्रैगन उकेरा गया था, जो मूठ तक अपना रास्ता बना रहा था, जिससे यह एक प्रभावशाली रूप दे रहा था। म्यान के माध्यम से भी कोई ब्लेड से निकलने वाली हल्की ठंडक महसूस कर सकता था, जो पतझड़ के पाले जितनी ठंडी थी। तलवार खून की तरह लाल रोशनी से घिरी हुई थी, इसका तीखापन पूरी तरह से गायब हो गया था। नव्या तलवार के रहस्यों को नहीं समझ पाए, केवल इतना ही समझ पाई कि यह बहुत शक्तिशाली है। वह केवल चियानेक्सुन से मदद मांग सकती थी। चियानेक्सुन, इस तलवार की उत्पत्ति क्या है? यह एक धार वाली तलवार है जिसमें कवच भेदने का अतिरिक्त कौशल है। इसका मतलब यह है कि जब आप इस हथियार से लड़ते हैं तो आपके प्रतिद्वंद्वी को हथियार के कौशल से चोट लगने की संभावना होती है, जिससे उनका बचाव कम हो जाता है और वे घायल हो जाते हैं। फिलहाल ये केवल 2 सितारों पर है, लेकिन अगर आपके पास एक मुहर लगाने वाला है तो इसे अपग्रेड किया जा सकता है। अतिरिक्त हथियार कौशल, ये बहुत हाई क्लास लगता है। चियानेक्सुन ने आगे कहा, हथियार का रंग जितना शुद्ध होगा, उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। किसी हथियार के रंग की शुद्धता को बदलने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि लोहार उसे बराबर के कवच या सहायक उपकरण से बदल दे। इसके अलावा हथियार आमतौर पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में 1 सितारे वाले होते हैं। स्टार रेटिंग जितनी अधिक होगी, अतिरिक्त कौशल उतने ही मजबूत होंगे। हालांकि हथियार की स्टार रेटिंग को अपग्रेड करने के लिए एक मुहर लगाने वाले की जरूरत होती है। सीलिंग मास्टर और लोहार दोनों ही दुर्लभ प्रतिभाएं हैं, इसलिए इस 2 सितारा उच्च शुद्धता वाले हथियार ने स्वाभाविक रूप से सनसनी मचा दी। इसके अलावा वन जनरल सक्सेस हथियार 7वें ग्रेड का हथियार है, जिसे टॉप ग्रेड माना जाता है और कई लोग इसकी बहुत मांग करते हैं। नव्या ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाई और दूर से जनरल की जीत को देखते हुए दृश्य का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और देखा कि प्राचीन जैद, जो जनरल की जीत से 2 खजानों से अलग था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए चमक उठा हो। वह एक पल के लिए उलझन में पड़ गई, फिर उसके होंठ लगभग अगोचर रूप से मुड़ गए। यह एक श्रेष्ठ हथियार है जो पहले ही अपने मालिक को पहचान चुका है। 7वें रैंक और उससे ऊपर के हथियारों को एक मालिक से बांधा जा सकता है, लेकिन एक बार बंधने के बाद अगर वे अपने मालिक द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं तो वे मूल रूप से केवल साधारण हथियार होते हैं। गोंगजू एक ऐसा हथियार लेकर आया जो पहले ही अपने मालिक से बंधा हुआ था, नीलामी के लिए। नव्या ने अपनी उलझन व्यक्त की, लेकिन जब उसने गोंगजू के भावों को देखा तो उसने पाया कि वह पूरी तरह से उदासीन लग रहा था, इसलिए नव्या ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वैसे भी इस हथियार का उससे कोई लेना देना नहीं था और वह इस पर बोली लगाने की योजना नहीं बना रही थी। यह एक ऐसी तलवार है जो हमारे चौथे मास्टर ने हाल ही में हासिल की है, एक टॉप ग्रेड हथियार। मैनेजर जू ने भीड़ से परिचय कराया। शुरुआती कीमत 100,000 सोने के सिक्के है। बोली लगाने के लिए सभी का स्वागत है। आखिरी खजाना आमतौर पर ग्रैंड फिनाले होता है, जो प्रकट होते ही हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लेता है। मैं 0.120000 सोने के सिक्के, 2 लाख तेल सोना, ... 8 लाख तेल सोना, 1 मिलियन सोना, ... लानत है, मैं 1 करोड़ सोने के सिक्कों की पेशकश कर रहा हूँ, कौन इसे मुझसे छीनना चाहता है? 15 मिलियन सोना, सुंदर लड़के, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? मैं तुम्हें 20 मिलियन सोना दूंगा, ... वूश। हर कोई शांत हो गया और एक दूसरे के खिलाफ बोली लगा रहे उन दोनों लोगों को देखने लगा। खौफनाक नीलामी। 1 सेकंड नोवेल नेटवर्क, बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। उनमें से एक वह युवा टाइकून है जिसने तांबे की दीवार के लिए बोली लगाने के लिए 200,000 सोना खर्च किया था। वह गोंगजियुक है, 25 साल का है और गोंगजू का भतीजा है। उसके पास आर्थिक ताकत और पूंजी है। दूसरा एक मोटा आदमी था जिसका पेट बड़ा था, वह सोने और चांदी से सजा हुआ था और बहुत ही दिखावटी था। वान जिनकाई, जो 35 साल का था, शिनफेंग टाउन का सबसे अमीर आदमी था, जिसे शहर का लगभग हर इंसान जानता था। 20 मिलियन सोने के सिक्के एक खगोलीय कीमत है और ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे वहन कर सकें। 30 मिलियन सोने के सिक्के। गोंगजियू किजियांग गोंगचेंग को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था, वान जिनकाई की उकसावे को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए और शांति से कीमत बढ़ा दी। इस बोली ने वान जिनकाई को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तुम सुंदर लड़के, मुझसे फिर से मुकाबला करने की हिम्मत मत करना, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। वान जिनकाई ने गुस्से में गाली दी, अपना हाथ उठाया और गुस्से से कीमत बढ़ा दी, 50 मिलियन सोना। फिर से हंगामा मच गया। 50 मिलियन सोना, हे भगवान, ये तो पूरी तरह से आत्महत्या के समान है। वान जिनकाई चाहे जितना भी अमीर क्यों न हो, उसकी कुल संपत्ति सीमित है और उसके पास अंतहीन दौलत नहीं है।
लेकिन अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो क्या वान जिनकाई एक ही हथियार को लेकर दिवालिया नहीं हो जाएगा? 70 मिलियन सोने के सिक्के। गोंग जियूक ने बिना किसी हड़बड़ी की कीमत बढ़ा दी, उल्लेखनीय रूप से बेपरवाह लग रहा था। 80 मिलियन तेल सोना। वान जिनकाई ने अपने दांत पीसे और गोंग जियूक को गुस्से से घूरा। एक बार जब उसने इस जनरल को पकड़ लिया और अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो वह निश्चित रूप से इस सुंदर लड़के को एक सबक सिखाएगा। ये पूरी तरह से अपमानजनक और कृतघ्न था। गोंग जियूक ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली और कीमत बढ़ाना जारी रखा। 90 मिलियन सोना। वान जिनकाई इतना उत्साहित था कि वह कांप रहा था। उसकी सारी संपत्ति मिलाकर लगभग 100 मिलियन सोना थी, लेकिन अब गोंग जियूक द्वारा मजबूर किए जाने पर उसके पास एक हताश दांव लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 100 मिलियन सोना। बस इस बारे में सोचकर ही वान जिनकाई को निराशा महसूस हुई। उसे तब और भी ज़्यादा निराशा महसूस हुई जब वह एक जनरल को हरा नहीं पाया और सफलता हासिल नहीं कर पाया। नहीं, उसे एक जनरल को पकड़कर सफल होना ही चाहिए। 100 मिलियन सोना। वान जिनकाई ने चिल्लाकर कहा, मानो वह अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर चिल्ला रहा हो। गोंग जियूक ने एक बार के लिए अपना चेहरा घुमाया और वान जिनकाई की तरफ देखा। फिर वह हंसा। उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी, ये पूरी तरह से मनमोहक थी। ठीक है मिस्टर वान, आप जीत गए। ये लीजिए, गोंग जियूक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा छिपा हुआ था। वान जिनकाई एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर आखिरकार उसने राहत की सांस ली। किसी भी मामले में वह एक जनरल को हराने में सफल रहा था। आपकी दयालु बातों के लिए धन्यवाद। वान जिनकाई ने राहत की सांस ली और गोंग जियूक को अपेक्षाकृत शांत स्वर में जवाब दिया। चूंकि अब कोई बोली नहीं लगा रहा है तो मैनेजर जू ने गोंग जू की तरफ देखा, समझ गए और वान जिनकाई को देखकर सम्मानपूर्वक मुस्कुराए। ये जीत बॉस वान की है। भीड़ फिर से बहस करने लगी, वान जिनकाई से ईर्ष्या करने लगी, लेकिन साथ ही वे खुद के लिए भी दुखी महसूस कर रहे थे, ये सोचकर कि उनके पास पैसे क्यों नहीं हैं। वान जिनकाई बहुत खुश था और अपनी सफलता का इनाम पाने के लिए मंच पर जाने का और इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी नज़रों में ऐसा लग रहा था कि केवल जनरल ही सफल हुआ था। मंच पर आने के बाद वान जिनकाई के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने 100 मिलियन सोने के सिक्कों का बैंक का जनरल ड्राफ्ट मैनेजर जू को सौंप दिया, बोली लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए और फिर अपनी जीत का दावा करने के लिए उत्सुकता से अपने हाथ मलने लगा। उसका हाथ एक जनरल की जीत की म्यान को छुआ ही था कि म्यान अचानक कांप उठी, जिससे वान जिनकाई की उंगलियां सुन्न हो गईं। वूश! एक बार जब जनरल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो वह स्वचालित रूप से अपनी तलवार खींच लेगा। लाल रोशनी गायब हो गई और पूरे टी हाउस हॉल पर खून जैसा लाल रंग छा गया। यह वान जिनकाई सन्न रह गया। उसने यी जियांग गोंगचेंग को नीचे उतारने के लिए जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यी जियांग गोंगचेंग हिल गया। खूनी तबाही। 1 सेकंड नोवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। इससे पहले कि वान जिनकाई कुछ सोच पाता, यी जियांग गोंगचेंग ने उसके सीने को चीर दिया। एक चीख के बाद जनरल बिजली की तरह आगे बढ़ा, लगातार कई लोगों के शरीरों को चीरता हुआ निकल गया, खून हर तरफ फैल गया और सबकी आंखों को लाल कर दिया। लाल रंग की धार वाली तलवार हवा में पागलों की तरह नाच रही थी, किसी जल्लाद की तरह आसानी से अलग अलग जिंदगियों को काट रही थी। लॉ वाई लॉ का मुख्य द्वार एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और हर कोई जनरल की सफलता के लिए बलि बन जाएगा। मानो किसी शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया हो। जनरल ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और वह पागल हो गया था, पागलों की तरह इतनी तेज रफ्तार से जिंदगियों को निगल रहा था कि किसी को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। थोड़े ही समय में 10 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। मंजर बहुत ही अस्त व्यस्त था और हर कोई दर्द से कराह रहा था। जैसे ही नव्या ने ऊपर देखा, वह जनरल जिसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, वह सीधे उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा झटकी दी और उसके हाथ में मौजूद चाय की प्याली उस जनरल की तरफ उड़ गई जो अभी अभी सफल हुआ था। काटो! चाय की प्याली तलवार की नोक से जा टकराए और जैसा कि उम्मीद थी, चाय की प्याली चकनाचूर हो गई और चाय हर तरफ छलक गई। इसके तुरंत बाद जैसे ही जनरल अपनी जीत के करीब पहुंचा, वह उसके सामने कुछ दूरी पर रुक गया और पहले से भी ज़्यादा ज्वलंत खून जैसी लाल रोशनी छोड़ने लगा। एक अजीब सी ताकत नव्या के ऊपर से गुजरी, उसकी चेतना को निगल गई, फिर भी उसे और अधिक स्पष्ट दिमाग वाला बना दिया। एक जनरल की नज़र उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर थी और वह उस सबको सोखने के लिए बेताब था। नव्या ने धीरे से अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाया। जैसे जैसे ही जियांग चेंग की चमक तेज होती गई, ऐसा लग रहा था कि उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं है। मंजर बेहद अस्त व्यस्त था और ज़्यादातर लोग अपने सिर पकड़कर भाग रहे थे। किसी ने भी इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। वह तलवार विशेष रूप से मिस नव्या को निशाना क्यों बना रही है? सब खत्म हो गया, मिस नव्या यकीनन मरने वाली है। आखिर उस तलवार को हुआ क्या है? ...
भीड़ चर्चा से गुंजायमान थी, सभी का मानना था कि नव्या की जान इस वजह से जा सकती है। सफलता हासिल करने वाले जनरल की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और इसकी विस्फोटक ताकत भी चरम पर होती है, जिससे किसी के लिए भी बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए भले ही हर कोई नव्या के लिए चिंतित था, लेकिन अपनी जान जाने के डर से किसी ने भी आगे बढ़कर उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। मास्टर, मास्टर, जल्दी से रास्ते से हट जाओ, चियानिक्सुन ने बेचैनी से चीख कर कहा। मास्टर, डटे रहो, युवा मास्टर बाहर गए हैं, युवा मास्टर आपको ढूंढने आ रहे हैं। छनक, ठीक उसी वक्त जब एक जनरल अपना लक्ष्य हासिल करने वाला था, अचानक आसमान से एक और तलवार उतरी, जिसने उसके हमले को रोक दिया। नीली और लाल रोशनी आपस में उलझ गईं, हर दिशा में बिखर गईं, जो चकाचौंध करने वाली और शानदार थी। आवाज के साथ दोनों तलवारें जोर से कांपीं और तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। दोनों तलवारें आपस में टकराईं, उनकी आवाज सर्दियों में बिजली कड़कने जैसी थी, जो पूरे आसमान में गूंज उठी। नव्या कुछ हद तक हैरान थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, गोंगजू के लहराते हुए कपड़े उसकी दृष्टि रेखा से गुजरे और नीले रंग की तलवार टक्कर के बाद उसके हाथ में गिर गई। ये गोंगजू था जो बचाव के लिए आया था। नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, बैठी रही और मौजूदा स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगी। वह जनरल जिसने पहले ही गोंगजू के प्रति निष्ठा की कसम खाई थी, उसे गोंगजू ने नीलामी के लिए रखा था, लेकिन स्थिति को देखते हुए उस जनरल का मालिक जिसने गोंगजू के प्रति निष्ठा की कसम खाई थी, वह गोंगजू नहीं है। गोंगजू के हाथ में नीले रंग की तलवार यी जियांग गोंगचेंग के सामने कुछ भी नहीं थी। हालांकि गोंगजू की साधना अच्छी थी, लेकिन वह यी जियांग गोंगचेंग की शक्ति का सामना नहीं कर सका। कुछ चालों के बाद वह नुकसान में था। ऐसा हथियार जिसका मालिक मौजूद ही नहीं है, उसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ये सचमुच हैरान करने वाला है। ये देखकर कि गोंगजू का समय और भी मुश्किल होता जा रहा है, नव्या आखिरकार हिली। उसने हल्के से छलांग लगाई और डिस्प्ले स्टैंड पर उतरी। दुकानदार जो खाली नज़रों से नव्या को घूर रहा था, वह अभी तक प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं था। तभी नव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और प्राचीन जैड उठा लिया। मिस नव्या, आप। इससे पहले कि मैनेजर जू उसे रोक पाते, नव्या ने पहले ही प्राचीन जैड को फेंक दिया था। प्राचीन जैड ने हवा में एक सुंदर चाप बनाया, चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी से फूट पड़ा और उस जनरल को घेर लिया जिसने सफलता हासिल की थी। गोंगजू बार बार पीछे हटा, उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उसे हैरानी से घूर रहा था। प्राचीन जैड ने उस तलवार के ब्लेड पर प्रहार किया जिसने उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया था, जिससे एक तीखी आवाज उत्पन्न हुई। ऐसा लगा मानो इस पल सब कुछ फिर से लिखा जा रहा हो। प्राचीन जैड चकनाचूर हो गया और तारों की रोशनी के टुकड़े बाहर फैल गए। धुएं की एक लकीर धीरे धीरे ऊपर उठती है, जो एक धुंधला सपने जैसा भ्रम पैदा करती है। एक जनरल जिसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, अचानक अनियंत्रित हो गया और हवा में ही रुक गया। धुएं की लकीरें तलवार के चारों ओर लिपट गईं, मानो एक जनरल की शानदार जीत की गर्माहट में लिपटी हों, जो रूह को मदहोश कर रही थीं। ये दृश्य सदी में एक बार होने वाली घटना है। क्या हो रहा है? क्या उस प्राचीन जैड में कुछ अजीब है? उच्च गुणवत्ता वाला जैड का एक टुकड़ा बस ऐसे ही चकनाचूर हो गया। जैड को भूल जाओ, बस ये प्रार्थना करो कि यह शैतानी तलवार पागल न हो जाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। मुझे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी है और छोटे बच्चों को पालना है। मैं मरना नहीं चाहता। हे भगवान, कोई भी मरना नहीं चाहता। ... नव्या धुएं की लकीर को घूरती रही। उसे गहराई से समझ आ रहा था कि बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं और यी जियांग गोंगचेंग इतनी आसानी से समझौता कभी नहीं करेगा। प्राचीन जैड एक प्रतिशोधी आत्मा को कैद किए हुए था और तुमने उसे आज़ाद कर दिया है, चियानिक्सुन ने बेचैनी से उसे याद दिलाया। अरे नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? युवा मास्टर अभी तक नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नव्या चुप रही। जब सफलता हासिल करने के बाद कोई जनरल प्रकट होता है, तो प्राचीन जैड स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव दिखाता है। क्या ये पारस्परिक संयम की प्रतिक्रिया नहीं है? प्राचीन जैड में कैद प्रतिशोधी आत्मा ही वह मास्टर है जो बड़ी सफलता हासिल करेगा, चियानिक्सुन ने आगे कहा। ऐसा नहीं हो सकता। नव्या का चेहरा काला पड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि उसने कुछ बुरा किया है? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मास्टर, अब आपके पास दो विकल्प हैं, भाग जाओ या... ओह, अभी भी भाग जाओ, चियानिक्सुन ने गंभीर स्वर में कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नव्या अत्यधिक निराश थी। क्या मैं इतनी अनैतिक इंसान हूँ? चूंकि मैंने परेशानी खड़ी की है, इसलिए मेरे भाग जाने और इन लोगों को अपनी जान गंवाने देने का कोई कारण नहीं है। चियानिक्सुन ने परेशान भाव से कहा, भले ही आप कैद की गई प्रतिशोधी आत्माओं को रिहा न करें, फिर भी वे मर जाएंगे। एक जनरल की सफलता 10,000 लोगों की हड्डियों पर टिकी होती है। अब जब जनरल को अपनी तलवार से बाहर निकाल लिया गया है, तो वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह पर्याप्त ऊर्जा सोख न ले। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नव्या को लगा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है।
अगर यह कोई साधारण साधक होता तो उसे इसके खिलाफ लड़ने का भरोसा होता, लेकिन इस वक्त यह एक प्रतिशोधी आत्मा है। साफ शब्दों में कहें तो एक भूत जो पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं कर सकता और लंबे समय तक प्राचीन जैड में कैद रहने के कारण ये नाराजगी से भर गया है और नाराजगी से भरी एक प्रतिशोधी आत्मा बन गया है। सावधान रहना, इसकी नज़र तुम पर है, चियानिक्सुन ने फिर से चेतावनी दी। तुम्हें मुझ में दिलचस्पी आ गई है। तुम्हारे अंदर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है। कैद की गई प्रतिशोधी आत्मा उत्तेजित है क्योंकि वह इस ऊर्जा को महसूस कर रही है। यही वजह है कि वह आखिरकार अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने में सक्षम हो पाई है। संक्षेप में, अब तुम ही इसका लक्ष्य हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मास्टर, चिंता मत करो, इसे रोके रखो और जब युवा मास्टर आ जाएंगे तो हम बच जाएंगे। चियानिक्सुन ने अपनी सारी उम्मीदें शौर्यवर्धन पर लगा दी थीं। जब तक शौर्यवर्धन आ जाते सब कुछ सुलझ जाता। नव्या लाचार थी। उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब भुगतना पड़ रहा था। मेरी दृष्टि रेखा में हरी धुएं की लकीरें जीत के लिए तैयार एक तलवार के ब्लेड के चारों ओर लिपट गईं, जो तेजी से और तेज होती गईं। धुएं की लकीरें और भी घनी होती गईं, धीरे धीरे एक जनरल की शानदार जीत की चमक को धुंधला करती गईं। सभी लोग खौफ से घूरते रहे और किसी की भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई। हॉल में एक डरावना सन्नाटा छा गया। ताजे खून का स्वाद कितना स्वादिष्ट है। एक उदास आवाज़ गूंज उठी जिसमें अत्यधिक दबा हुआ खून खराबा था और हर चीज़ पर एक भारी ठंडक छा गई। घना नीला धुआं तेजी से बदल गया। शैतानी सौदेबाजी। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। बदलने की इस प्रक्रिया में प्रतिशोधी आत्मा धीरे धीरे आकार लेती है। नीले रंग की उस आकृति के नैन नक्श स्याही जैसे काले थे जो एक अनोखी उदासी को बाहर निकाल रहे थे। प्राचीन जैड की नक्काशी में प्रतिशोधी आत्माओं को इसी तरह से चित्रित किया जाता है, जो अपने दांत और पंजे दिखाते हैं और हर किसी के मन में खौफ पैदा करते हैं। पूरा हॉल पूरी तरह से शांत था, सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं। गरगल। ये स्पष्ट नहीं है कि सबसे पहले किसने निगला, लेकिन जल्द ही बाकी सभी ने घबराहट में ऐसा ही किया। 1 निगल, 2 निगल, 3 निगल। पल भर में ही पूरे हॉल में डर का माहौल छा गया। प्रतिशोधी आत्मा ने अंगड़ाई ली और अपनी बनाई हुई उस डरावनी आभा से काफी खुश हुई। क्या तुम तैयार हो? अपना खून चढ़ाने के लिए तैयार हो? प्रतिशोधी आत्मा ने कहा। उसकी डरावनी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। कुछ डरपोक लोग कांपने से खुद को नहीं रोक पाए और कुछ तो डर के मारे बेहोश भी हो गए। आओ चलो मुकाबला करते हैं। नव्या आगे बढ़ी, प्रतिशोधी आत्मा को शांत और बेपरवाह भाव से देखते हुए। उसके चेहरे के भाव उदासीन थे, इतने उदासीन कि कोई भी उसके विचारों को नहीं समझ सकता था। फिर भी उसके शांत और संयमित बर्ताव ने सबको उम्मीद दी, क्योंकि वह बहुत शांत थी। वह इतनी शांत थी कि ऐसा लग रहा था मानो जीत उसकी मुट्ठी में हो। लेकिन सच तो यह है कि वह वास्तव में अनिश्चित थी। खासकर चियानिक्सुन की चेतावनी के बाद उसे और भी अधिक अनिश्चितता महसूस हो रही थी। लेकिन लोगों को हमेशा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, चाहे जो भी हो। प्रतिशोधी आत्मा को उसने ही आज़ाद किया था। भले ही इसमें उसकी जान चली जाए, लेकिन वह किसी भी कीमत पर प्रतिशोधी आत्मा को बेरोक-टोक नहीं जाने दे सकती। प्रतिशोधी आत्मा स्पष्ट रूप से सन्न रह गई। जहां बाकी के ज्यादातर लोग कांप रहे थे, वहीं इस छोटी सी लड़की ने वास्तव में उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहने की पहल की। दिलचस्प, छोटी लड़की, तुम काफी मनोरंजक हो। प्रतिशोधी आत्मा धीरे से हंसी। ये कैसा रहेगा? उन सब की जान के बदले तुम्हारा इस्तेमाल करें। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा नहीं है। वह प्रतिशोधी आत्माओं से लड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का उसका कोई इरादा नहीं था। चियानिक्सुन सही कह रही थी, उसके बिना भी वे लोग आज एक चालाक जनरल के हाथों मारे जाते। उसका खड़े होने का फैसला पूरी तरह से कर्तव्य की भावना से प्रेरित था। और तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रतिशोधी आत्मा ने नव्या के जवाब को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या तुम उसके साथ मरने को तैयार हो या तुम उसे अकेले मौत के मुंह में धकेलने को तैयार हो? प्रतिशोधी आत्मा के ये सवाल पूछने के बाद वहां पल भर में सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद किसी ने सावधानी से अपनी बात रखी। मिस नव्या, कृपया दया करें और हमें जाने दें। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बाकी लोग भी एक एक करके उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ मिस नव्या, चूंकि तुम वैसे भी इसे हरा नहीं सकती हो, तो तुम बस इसे हमें जाने देने के लिए क्यों नहीं कहती? मिस नव्या, तुम दयालु हो, तुम यकीनन हमें इस तरह अपनी जान गंवाते हुए नहीं देख पाओगी, है ना? मिस नव्या, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे और जिंदगी भर तुम्हारी इस महान दयालुता को याद रखेंगे। मिस नव्या, कृपया... चुप रहो। नव्या ने उन सब पर अपनी ठंडी नज़रें दौड़ाईं और वे सब चुप हो गए। नव्या को थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई। हालांकि यह एक अपेक्षित परिणाम था, लेकिन ये लोग स्वार्थी हैं और केवल अपनी सुविधा की परवाह करते हैं। जीने का ऐसा मौका मिलने पर, और चूंकि वह उनके लिए कुछ भी नहीं है,
तो वे उसकी मौत की कामना कैसे नहीं करेंगे। हालांकि दूसरों के मुंह से ये सुनना स्वाभाविक रूप से उसे बुरा लगा। कितना विडंबनापूर्ण है। सुनो, वे सब तुम्हारे मरने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रतिशोधी आत्मा, जो मानव स्वभाव की कमजोरियों को बहुत पहले ही समझ चुकी थी, आत्मसंतुष्ट दिखाई दी। बहुत बात हो गई, चलो शुरू करते हैं। नाराज होकर नव्या डिस्प्ले स्टैंड पर कूद गई और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी सफ़ेद रोशनी का एक झोंका छोड़ दिया। खूनी खेल और धोखा। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। प्रतिशोधी आत्मा जोर से हंसी, फिर तेजी से बिखर गई और धुएं के बादल में बदल गई। जनरल अपनी सफलता के बाद फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह हरे धुएं की एक लकीर से घिरा हुआ था। हरा धुआं कांप रहा था, दिखाई दे रहा था और गायब हो रहा था, फिर भी वह एक जनरल को सफलता हासिल करने और एक उन्मादी हमला करने के लिए नियंत्रित कर रहा था। सफ़ेद रोशनी जनरल की सफलता से निकलने वाली लाल रोशनी से जा टकराई, जिससे लाल और सफ़ेद रोशनी का एक चकाचौंध करने वाला प्रदर्शन हुआ जो आतिशबाजी की तरह बिखर गया, फिर भी इसमें जानलेवा इरादा छिपा हुआ था। अचानक हरे धुएं ने तलवार छोड़ दी, अब उसके साथ नहीं उलझा और अपने सबसे करीब मौजूद व्यक्ति को उलझाने के लिए एक तरफ चला गया। उस आदमी की चीख के साथ नीला धुआं तेजी से घूमने लगा और इतना घना होता गया कि उस आदमी का असली रूप अब दिखाई नहीं दे रहा था। भीड़ इतनी डर गई थी कि वे पीछे हट गए और उस आदमी से दूर होते गए। धमाका। अचानक नीले धुएं का एक गुबार फट गया, आसमान में फूटने वाले आतिशबाजी की आवाज की तरह, हिंसक और कांपने वाला। फिर वह इंसान सबके सामने प्रकट हुआ, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उस आदमी का चेहरा काला था, उसकी आंखें लाल थीं, उसके चेहरे के भाव खूंखार थे और उसका शरीर एक चलती फिरती लाश की तरह सख्त था। इस प्रकार यह एक ऐसे खोल की तरह है जिसकी आत्मा को निगल लिया गया है। आओ, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। हा हा हा, उस आदमी ने नव्या को ताना मारते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति पर एक प्रतिशोधी आत्मा का कब्जा है और उनकी आत्मा को कैद कर लिया गया है। मुझे मार डालो, लेकिन इस नश्वर को भी मार डालो। आओ, करो इसे। प्रतिशोधी आत्मा ने अपनी बाहें फैलाईं, उसकी लाल आंखें चौड़ी खुली थीं, वह लगातार प्रतिशोधी आत्मा को उकसा रही थी। नव्या ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, वह बेहद नाराज थी। अगर प्रतिशोधी आत्मा ने अब कोई कदम उठाया तो वहां मौजूद लोग संभवतः फिर से दंगा कर देंगे। क्या तुमने देखा? उसे कोई परवाह नहीं है कि तुम जियो या मरो। क्या तुम जीना चाहते हो? अगर तुम जीना चाहते हो तो आगे बढ़ो और उसे मार डालो। प्रतिशोधी आत्मा ने भीड़ को उकसाया, उन्हें आगे बढ़कर नव्या को मारने के लिए प्रेरित किया। नव्या की आंखें धुंधली हो गईं, वह पहले से ही हर किसी की प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी कर सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही प्रतिशोधी आत्मा ने बोलना खत्म किया, कई लोग लालच में आ गए। मिस नव्या, कृपया हमें दोष मत देना, हमारे पास कोई चारा नहीं था। मिस नव्या, मुझे माफ़ करना, चलो हम सब एक साथ हमला करते हैं। जब तक हम उसे सौंप देते हैं तब तक हम जिंदा रह सकते हैं। मिस नव्या, तुम गलत इंसान से पंगा लेने के लिए केवल खुद को ही दोष दे सकती हो। ... एक एक करके कई लोग आगे आए, नव्या से माफ़ी मांगते हुए उसके साथ निपटने का फैसला करने लगे। धीरे धीरे और भी लोग इसमें शामिल होने लगे। नव्या को यह हास्यास्पद लगा, पूरी तरह से हास्यास्पद। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? सिर्फ इसलिए कि मिस नव्या इस शैतान से लड़ रही है, तो क्या उसे तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहिए? गोंगजियुक ने गुस्से में कहा। जब उसने देखा कि हर कोई उसके खिलाफ हो गया है, वह नव्या के लिए खड़ा हो गया। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो तुम ये करो। बिल्कुल, वे अक्षम हैं, फिर भी वे हमें खुद को बचाने से रोक रहे हैं। उस सुंदर लड़के को जरूर इस छोटी सी चुड़ैल की खूबसूरती ने मोह लिया होगा। बेशक मिस नव्या इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी उन पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। भीड़ असहमत थी और इसके बजाय उन्होंने गोंगजियुक के रुख पर सवाल उठाया। गोंगजियुक गुस्से से आग बबूला था, उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने पहले कभी ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा था, ये पूरी तरह से अपमानजनक था। तभी गोंगजू ने कहा, जिसने भी मिस नव्या को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, उसे मेरे असभ्य होने पर मुझे दोष देने का अधिकार नहीं होगा। नव्या की भावनाएं उलझी हुई थीं। उसने फिर से प्रतिशोधी आत्मा की तरफ देखा और उपहास किया। तुम परेशानी खड़ी करने में बहुत माहिर हो, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए होंगे, है ना? तुम्हारी नाराजगी इतनी गहरी है, क्या हमें तुम्हें मृत्यु के बाद का जीवन में जाने में मदद करनी चाहिए? तीखी जुबान। प्रतिशोधी आत्मा ने कहा। एक जनरल की तलवार को छीनने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मूठ को पकड़ा और सीधे नव्या पर वार किया। टूटी हुई उम्मीदें। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। हॉल पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। गोंगजू और गोंगजियुक के नेतृत्व वाले एक समूह ने नव्या को मारने की धमकी देने वाली भीड़ को रोक दिया, जबकि नव्या प्रतिशोधी आत्माओं से निपटने पर केंद्रित थी।
प्रतिशोधी आत्मा ने अपने पहले के चंचल मूड को छोड़ दिया और नव्या को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने एक शातिर और अथक हमलों की झड़ी लगा दी। जहां भी लड़ाई हुई, मेज और कुर्सियां चकनाचूर हो गईं और पूरी तरह से तबाही का मंजर रह गया। जो कभी एक बेहतरीन चाय घर का हॉल था, वह एक झुलसाने वाले नरक में तब्दील हो गया था। नव्या बार बार पीछे हटी, प्रतिशोधी आत्मा के हमलों से दब गई और उसे और अधिक निराशा महसूस होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, वह अभी भी उतनी मजबूत नहीं है। मिस नव्या, इसे पकड़ो। तभी गोंगजियोक चिल्लाया। जैसे ही नव्या मुड़ी, एक चीनी मिट्टी की बोतल हवा में एक सुंदर चाप बनाते हुए उड़ी और सीधे उसके सामने जा गिरी। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। यह कोई और नहीं बल्कि तांबे की दीवार थी जिसके लिए गोंगजियोक ने पहले बोली लगाई थी। क्या उन्होंने इस दवा को भारी कीमत पर खरीदा और फिर बस उसे दे दिया? ये गोंगजियोक, वह सचमुच वफादार है। शुक्रिया। नव्या ने चीनी मिट्टी की बोतल उठाई और धन्यवाद कहा। खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, प्रतिशोधी आत्मा ने उपहास किया। अपनी आस्तीन झटकी और एक विशाल भंवर नीचे की तरफ दबा, जिसमें एक अनोखी खींचने वाली शक्ति थी, जो नव्या के हाथ से चीनी मिट्टी की बोतल को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही थी। नव्या ने चीनी मिट्टी की बोतल को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से विरोध करने लगी। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन प्रतिशोधी आत्मा, हालांकि उसके हमले भयंकर थे, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। वह उसे मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन भले ही वह उसे कुछ ही चालों में खत्म कर सकता था, फिर भी उसने इसके बजाय 100 चालों का इस्तेमाल किया। उसे हमेशा दूसरों को अपने इशारों पर नचाने में मजा आता था। ये सचमुच विकृत है, मास्टर। उसकी नाराजगी बहुत मजबूत है। उसने जिंदा रहते हुए बहुत कष्ट सहे होंगे, चियानेक्सुन ने कहा। बिना किसी कारण के किसी में गहरी नाराजगी नहीं होती। राक्षस और भूत सब एक जैसे होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए? नव्या ने कमजोर स्वर में पूछा। चियानेक्सुन ने लाचारी से अपने हाथ फैलाए। अब समस्या यह है कि किसे किसे जाने देना चाहिए। ठीक है, नव्या ने आह भरी। अगर मैं आज यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाई तो मैं निश्चित रूप से साधना करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धमाका। चीनी मिट्टी की बोतल भंवर में फंस गई। इसके भारी झटके से यह हवा में ऊंची उड़ गई और फिर नीचे गिरकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। तांबे की दीवारें ढह गईं और टूटकर बिखर गईं। केवल प्रतिशोधी आत्मा की हथेली के प्रहार से ऊपर उठीं और हवा में धूल में बदल गईं। नव्या का दिल खून के आंसू रो रहा था। 2 लाख सोने के सिक्के चले गए। क्या तुम मुझे बस ऐसे ही मारने की हिम्मत करते हो? क्या मुझे इस तरह चिढ़ाना सच में मजेदार है? नव्या ने अधीरता से चिढ़ते हुए कहा। हे। प्रतिशोधी आत्मा मन ही मन हंसी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूं। क्या तुम बेवकूफ़ नहीं हो? क्या खेलते खेलते थक गई, मरने के लिए बेताब हो? यह अभी भी अनिश्चित है कि कौन मरेगा। तस्के काफ़ी शेखी बघार रही हो, काफ़ी गुस्सा है, मुझे ये पसंद है। कैसा रहेगा अगर हम कोई दूसरा खेल आजमाएं? मैं तुम्हें जाने दूंगा और इस चाय घर में मौजूद बाकी सभी लोगों को मार दिया जाएगा। कैसा रहेगा? प्रतिशोधी आत्मा ने अपनी बाहें फैलाईं और नव्या के साथ बातचीत शुरू कर दी। इतने लंबे समय तक सील रहने के बाद वह इस दुनिया में जीने के नियम लगभग भूल ही गया था। लेकिन अपने दोबारा प्रकट होने पर उसका सामना एक ऐसी असाधारण औरत से हुआ और उसका मूड थोड़ा बेहतर होता हुआ लग रहा था। नव्या ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम उनसे अलग होने का दुख नहीं सह सकती? मत भूलना, वे पहले तुम्हें मौत के मुंह में धकेलने के लिए बहुत बेताब थे, प्रतिशोधी आत्मा ने नव्या को याद दिलाया। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ खड़े होने को तैयार हैं, है ना? नव्या ने अपने होंठ सिकोड़े। भले ही केवल कुछ ही लोग हों, नैतिकता की भावना के कारण मैं निश्चित रूप से तुम्हारे तथाकथित तरीकों को स्वीकार नहीं कर सकती। इसके अलावा, क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम मुझे मार सकते हो? युवा मालकिन, आत्मविश्वास एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत अधिक आश्वस्त मत हो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं और तुम्हारी जान बख्शने का इरादा रखता हूं। तुम इतनी मेहरबान होगी। नव्या को स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं है। मुझ पर विश्वास नहीं है। बेशक मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे विश्वास करना चाहिए? नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, कैसा रहेगा अगर तुम मुझे बताओ कि तुम्हें प्राचीन जैद के अंदर क्यों सील किया गया था? जानना चाहती हो? प्रतिशोधी आत्मा धीरे से हंसी। उसकी आवाज़ हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। वैसे भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम मुझे अपने मरने से पहले की जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बताते? मैं इसे सुनना चाहूंगी। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान किसी फूल की तरह खिल रही थी। वह रुकी, एक कुर्सी उठाई, एक महत्वपूर्ण अंदाज के साथ बैठ गई और गर्मजोशी तथा दयालुता से मुस्कुराए। असल में वह बस समय निकाल रही थी। शौर्यवर्धन पहले से ही रास्ते में हैं और जल्द ही पहुंच जाएंगे। प्रतिशोधी आत्मा ने नव्या की तरफ बेहद उलझी हुई भावनाओं के साथ देखा।
उसने पहले कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी। कुछ ही पल पहले वह उससे बेताबी से लड़ रही थी, लेकिन अब उसने सचमुच अपनी सुरक्षा छोड़ दी थी और उसकी बात सुनने के लिए बैठ गई थी। तुम समय निकाल रही हो। प्रतिशोधी आत्मा, जो शुरू में कुछ हद तक प्रभावित हुई थी, अचानक फिर से तीखे स्वर में बोल पड़ी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नव्या ने भौहें सिकुड़ी। तो फिर मुझे दोष मत देना। प्रतिशोधी आत्मा की आवाज पल भर में हड्डियों को जमा देने वाली हो गई, जिसके साथ एक चीख भी गूंजी, आह। प्रतिशोधी आत्मा ने अचानक आसमान की तरफ देखा और एक भयानक चीख निकाली। फिर उसके चारों ओर की नाराजगी तेजी से बाहर निकली और हर दिशा में पागलों की तरह हमला करने लगी। सारी नाराजगी फूट पड़ी। फिर पागल हो जाओ या तो मरो। नव्या भी सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिशोधी आत्मा की नाराजगी इतनी मजबूत होगी। ये खौफनाक है। प्रतिशोधी आत्मा का चेहरा और भी ज्यादा खूंखार होता गया, मानो किसी तूफान ने उसे मारा हो। उसका पूरा चेहरा पिचक कर विकृत हो गया हो। ताकत बढ़ गई और एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान फट गया। उसकी मांसपेशियां पाउडर में बदल गईं और खून त्वचा पर एक भयानक फूल की तरह छा गया। भीड़ को अब लड़ने की कोई परवाह नहीं थी। वे दर्द से चीख रहे थे और बस बचना चाहते थे। कोई भी इसे देखेगा तो डर जाएगा। वह इंसान जिस पर अभी अभी प्रतिशोधी आत्मा का कब्जा हुआ था, वह शून्यता में गायब हो गया। ये खौफनाक कैसे नहीं हो सकता। छोटी लड़की, मुझे दोष मत देना। प्रतिशोधी आत्मा फिर से हरे धुएं में बदल गई। उसका रूप अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी, जो पूरे हॉल में गूंज रही थी। छोटी लड़की, अगर मैं तुम्हें खा जाऊं तो शायद मैं फिर से जन्म ले सकूं। प्रतिशोधी आत्मा ने भारी आवाज में कहा। जैसे जैसे हरा धुआं धीरे धीरे एक जगह पर गाढ़ा होता गया, बड़ा और बड़ा होता गया, और फिर बिना एक शब्द कहे उसने नव्या को घेर लिया। मिस नव्या, गोंग जियुक हैरानी से चीखा। वह नव्या की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह करीब आ पाता, उसे एक शक्तिशाली ताकत ने रोक दिया। गोंग जियुक ने अचरज से घूर कर देखा। एक पल के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। क्या वे सच में नव्या को अपनी आंखों के सामने निगला जाते हुए देखने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोंग जियुक ने अपने दांत पीसे और उस दिशा में फिर से दौड़ा, रोके जाने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था। फिर से ब्लॉक करो, फिर से टकराओ। हरे धुएं ने जल्दी ही नव्या को घेर लिया। नव्या ने हरे धुएं को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी और बस बेबस होकर हरे धुएं को करीब और करीब आते हुए देख सकी। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुम भाग नहीं सकती। प्रतिशोधी आत्मा ने चेतावनी दी। मास्टर, मास्टर, जल्दी से अंतरिक्ष में आ जाओ। जल्दी अंदर आ जाओ, चियानिक्सुन ने बेचैनी से चिल्लाकर कहा। नव्या दुविधा में थी। वह जब तक बिल्कुल जरूरी न हो हवानजू में छिपना नहीं चाहती थी। उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ीं। नव्या चाहती थी कि वह इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वह पूरी तरह से शक्तिहीन थी। हरे धुएं ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को लपेट लिया और तीव्र दर्द पल भर में उसकी सारी इंद्रियों पर छा गया। फुफकार, ये दर्द कर रहा है। या तो भाग जाओ या तो मरो। लेकिन वह न तो भागना चाहती थी और न ही मरना चाहती थी। कितना संघर्ष। तभी रोशनी की एक किरण नीचे आई, जिसके साथ एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़ थी और पूरा हॉल कांप उठा। विनाश और राहत 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। ऊपर से रोशनी की एक किरण नीचे चमकी। इमारत ढह रही थी और ऊपर की टूटी हुई दीवारें तथा मलबा एक धमाके के साथ नीचे गिर रहा था। पूरा हॉल ऐसे कांप उठा मानो कोई भूकंप आया हो। किसी ने ऊपर देखा। आने वाली रोशनी से उनकी आंखों में चुभन हुई और उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें ढंक लीं। हे भगवान, मेरी आंखें अंधी हो रही हैं। लानत है, क्या हो रहा है? चाय घर की छत उड़ गई है। भूकंप, ऐसा नहीं हो सकता। डॉट डॉट डॉट। समूह अनिश्चित रूप से हिलने लगा, पूरी तरह से घबराया हुआ। हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं सीधा क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ? अरे अरे, ऐसे हिलना बंद करो। क्या तुम अंधे हो? पूरा हॉल हिल रहा था। मैं क्या हिल रहा था? जल्दी दीवार को पकड़ लो। दीवार को पकड़ लो। तुम किस पर टिके हुए हो? लानत है, दीवार पहले ही ढह चुकी है। समूह ने अपना संतुलन खो दिया। पूरब और पश्चिम की ओर भटकने लगे। एक पल वे असंतुलित थे और उनमें से कई लोग जमीन पर गिर पड़े, दर्द से कराहते हुए। नव्या किसी और से ज्यादा भाग्यशाली है। जैसे ही जमीन हिलने लगी, वह एक गर्म आलिंगन में गिर पड़ी। उसने सहज रूप से इसे गले लगा लिया और उसका सारा डर गायब हो गया। शौर्यवर्धन वास्तव में आ चुके हैं। एक ही चाल से उन्होंने पल भर में प्रतिशोधी आत्मा को नष्ट कर दिया और इस प्रक्रिया में पूरा लुवाइलू भी नष्ट हो गया। उन्होंने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था, उसकी गर्माहट महसूस कर रहे थे। उनके नथुने उसकी उपस्थिति से भरे हुए थे, मानो उनके पास पूरी दुनिया हो। नव्या शौर्यवर्धन की बाहों में सिमट गई। भगवान का शुक्र है कि वह वहां था। ऐसा लग रहा था कि केवल उसके साथ ही वह सहज महसूस कर सकती थी। दुनिया शांत है।
दीवार ढहने के बाद जमीन का कांपना भी रुक गया। कुछ लोग धूल के नीचे दबे हुए हैं, कुछ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बेशक कुछ बिल्कुल ठीक खड़े हैं। हंगामा शांत होने के बाद आसपास का इलाका खाली था और सड़क की हर चीज़ दिखाई देने लगी। राहगीर देखने के लिए रुक गए, उनमें से कोई भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया। बस थोड़ी ही देर में लॉ वाइलॉ कैसे ढह सकता है? यहाँ के आसपास की बाकी सभी इमारतें अभी भी बरकरार हैं, तो फिर लॉ वाइलॉ क्यों गायब है? सब खाली नज़रों से घूरते रहे, लंबे समय तक उबर नहीं पाए। जो लोग मूल रूप से इमारत के अंदर खड़े थे वे पूरी तरह से सन्न रह गए थे। छत पूरी तरह से गायब हो गई थी और पलक झपकते ही हम तत्वों के संपर्क में आ गए थे। फिर से आगे देखते हुए हर किसी का ध्यान पल भर के लिए भटक गया। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद एक जनरल सीधे जमीन पर उतरा, जो खून जैसी लाल रोशनी से घिरा हुआ था। उसने उठने के लिए शोर मचाया, लेकिन नीली रोशनी की एक गेंद ने उसे बेबस होकर दबा दिया और वह हिल नहीं सका। नीली रोशनी के बगल में एक सफ़ेद प्रभामंडल के भीतर दो आकृतियां खड़ी थीं। शांत होने के बाद नव्या ने धीरे से शौर्यवर्धन को छोड़ा, उसकी तरफ ऊपर देखा और उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। मेरी आंखों में और मेरे दिल में बस यही चेहरा मेरे सामने है, जो मेरी हड्डियों और मेरी रूह में उकेरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभावित होना केवल एक पल के लिए रह सकता है, लेकिन कभी कभी हमेशा के लिए रहने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है। अब सब ठीक है, शौर्यवर्धन ने कोमलता से कहा, उसे आश्वस्त करने के लिए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मम्मा, उसने सिर हिलाया, उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और अनजाने में मुड़कर उसके बगल में खड़ी हो गई। हर बार जब वह सबसे ज्यादा खतरे में होती थी तो शौर्यवर्धन प्रकट हो जाते थे, जिससे वह भावुक और निराश दोनों हो जाती थी। शौर्यवर्धन इतने मजबूत क्यों थे, जबकि वह हमेशा मुसीबत में फंसती हुई लगती थी? उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, इसके बजाय उन्होंने अपनी बाँह थोड़ी ऊपर की और उसके नर्म कंधों पर रख दी, धीरे से उसे अपने करीब पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखने पर मैं अभी भी थोड़ी डरी हुई हूँ। गनीमत है, हम समय पर पहुँच गए। शौर्यवर्धन ने मन ही मन आह भरी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिनफेंग जैसा छोटा शहर इतनी प्रतिशोधी आत्मा को पनाह देगा। वे साथ साथ खड़े थे, एक काले रंग में और एक सफ़ेद रंग में। उनके कपड़े एक दूसरे के पूरक थे। सफ़ेद प्रभामंडल में वे स्वर्गदूतों की तरह मनमोहक और शुद्ध थे। शौर्यवर्धन ने अपना हाथ बढ़ाया, सफ़ेद रोशनी गायब हो गई और उनकी आकृतियां स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रकट हो गईं। अपमान और थप्पड़। 1 सेकंड नोवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। वूश, सब सन्न रह गए। नव्या और शौर्यवर्धन को देखकर किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट मैच थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, अपनी खुद की एक आभा बिखेर रहे थे, मानो दुनिया में केवल वे दोनों ही रहे हों। उनकी तुलना में बाकी सभी लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और किसी अन्य विचार का मनोरंजन करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। गोंगजू की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। प्रतिशोधी आत्मा का क्या हुआ? नव्या को प्रतिशोधी आत्मा की याद आई और उसने मुड़कर शौर्यवर्धन से पूछा। वहां नव्या ने शौर्यवर्धन की नज़रों का पीछा किया और जनरल की सफलता की दबी हुई शक्ति को देखा। ओह, तुमने इसे एक ही चाल में इस तलवार में सील कर दिया। नव्या का दिल टूट गया। वह प्रतिशोधी आत्मा से फूटने वाली नाराजगी से लगभग नष्ट होने वाली थी, लेकिन शौर्यवर्धन अलग थे। जैसे ही वह प्रकट हुए, उन्होंने न केवल एक चाल से नाराजगी को खत्म कर दिया, बल्कि खुद प्रतिशोधी आत्मा को भी दबा दिया। यही अंतर है, नव्या ने प्रशंसा के साथ आह भरी, ये सोचते हुए कि वह कब शौर्यवर्धन जितनी शक्तिशाली होगी। शौर्यवर्धन ने अपना हाथ बढ़ाया, उनकी उंगलियां थोड़ी सी बंद हो गईं, और बर्फीली नीली रोशनी जिसने यीजियांग गोंगचेंग को दबा रखा था वह धीरे धीरे गायब हो गई, जबकि यीजियांग गोंगचेंग की मूल खून जैसी लाल रोशनी भी धीरे धीरे पीछे हट गई। पहले वाली नाराजगी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। तुमने उसे मार डाला? नव्या ने उलझन में पूछा। उस जनरल को देखकर जिसने अभी अभी सफलता हासिल की थी, वह अचानक बेजान हो गया था। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, इसलिए वह मरने के लायक है। शौर्यवर्धन ने अपनी बाहें सिकुड़ी, काफी नाखुश थे। नव्या निशब्द रह गई। वह प्रतिशोधी आत्मा जो कुछ ही क्षण पहले इतनी अहंकारी थी, अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। उसे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा था, उसे यह कुछ हद तक अकल्पनीय लगा। ऐसी प्रतिशोधी आत्मा के बारे में पछताने की कोई बात नहीं है, जो कभी अपना सबक नहीं सीखती है और लापरवाही से अपनी नाराजगी को बाहर निकालती है। उसकी आत्मा बिखर गई है और उसकी आत्मा नष्ट हो गई है। हालांकि उसने एक अच्छा काम भी किया, शौर्यवर्धन ने कहा। उसने अपनी सारी प्रतिशोधी आत्मा शक्ति तुम्हें दे दी, जिससे तुम्हारी 5 मौलिक शक्तियों में काफी सुधार हुआ है। सच में? नव्या बहुत खुश थी। मिस नव्या। तभी गोंगजू वहां से गुजरा। उसने नव्या को बधाई दी, लेकिन जब उसने शौर्यवर्धन की तरफ देखा तो वह झिझका और उसने शौर्यवर्धन की पहचान का खुलासा नहीं किया।
उसने केवल शौर्यवर्धन की तरफ सिर हिलाया। चौथे मास्टर गोंग। नव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि गोंगजू ने पहले उसकी मदद की थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उससे मुंह नहीं मोड़ सकती थी। चौथे चाचा, क्या आप मिस नव्या को जानते हैं? गोंगजियूक वहां से गुजरा और ये देखकर कि गोंगजू और नव्या एक दूसरे से काफी परिचित लग रहे थे, उसने एक और सवाल पूछा। गोंगजू ने सिर हिलाया और कहा, यह मिस नव्या हैं और उनके बगल में खड़े ये सज्जन मिस नव्या के मंगेतर हैं। मिस नव्या, यह मेरा भतीजा जियूक है। नव्या ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौथे मास्टर और युवा मास्टर जियूक। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। युवा मास्टर जियूक की गोलियां बर्बाद करने के लिए मैं केवल आपकी कर्जदार हूँ। मैं भविष्य में निश्चित रूप से 2 गुना मुआवजा दूंगी। ये पूरी तरह से मेरी इच्छा से था, मैं मिस नव्या से इसे चुकाने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? मिस नव्या, आप बहुत विनम्र हो रही हैं। गोंगजियूक के गाल थोड़े लाल हो गए। उसे नव्या पर अच्छा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब जब उसने नव्या के बगल में शौर्यवर्धन को देखा, जो हर मामले में उससे कहीं बेहतर था, तो उसे हीन महसूस हुआ। नव्या बोलने ही वाली थी कि एक और आवाज ने उसे बीच में टोक दिया। अरे भगवान, क्या हुआ? पूरा चाय घर ढह गया। गनीमत है, मेरे पास वहां से जल्दी निकलने की दूरदर्शिता थी। ये सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद है। वह अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाली आवाज केवल जियांग किकिन की हो सकती थी। उन्हें अभी अभी चाय घर से बाहर निकाला गया था, तो वे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा बेशर्म इंसान पहले कभी नहीं देखा। ये सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद है। ये घमंडी चाय घर इसी लायक है कि इस पर बिजली गिरे और यह मलबे में तब्दील हो जाए, जियांग किकिन ने कहा, जो पहले से ही नव्या और बाकी लोगों के सामने खड़ी थी। बेशर्मी की हद। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। हर कोई जियांग किकिन को देख रहा था, उसे एक जोकर की तरह उछलते कूदते देख रहा था। जियांग किकिन अविश्वसनीय रूप से अच्छे मूड में थी। वह अभी भी नाराज थी क्योंकि गोंगजू द्वारा बाहर निकाला जाना बहुत अपमानजनक था। लेकिन जब वह सड़क पर वापस टहल रही थी, तो उसने पाया कि चाय घर ढह गया था। हा, बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी होती है। जियांग किकिन के साथ अभी भी उसके परिचारक थे, जिन्हें केवल एक ही बात महसूस हो रही थी, कितनी शर्मनाक बात है। ऐसी लड़की के पीछे पीछे घूमना बस बेतुका है। जियांग किकिन ने गोंगजू की तरफ अहंकारी और आत्मसंतुष्ट भाव से देखा। गोंगजू ने ठंडी नजरों से दूसरी तरफ देखा, इस दिमागहीन औरत के साथ संवाद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जियांग किकिन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने अहंकारी तरीके से नाक सिकुड़ी, अपना सिर घुमाया और नव्या को घूर कर देखा। अंततः बाहर निकाली जाने वाली असली अपराधी नव्या ही थी। इतनी डरपोक, क्या तुम पहले ही डर के मारे अपने होश खो बैठी हो? जियांग किकिन ने नव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक आदमी की बाहों में छिप रही हो, क्या तुम बस इसी के काबिल हो? नव्या ने अपनी एक बाह ऊपर उठाई, फिर अपनी बाह शौर्यवर्धन की बाह में फंसाई, किसी छोटी चिड़िया की तरह उसके सहारे टिक गई। उसकी मुस्कान मनमोहक थी। मैं खुश हूं। जियांग किकिन इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। उसने फिर से शौर्यवर्धन की तरफ देखा। उसके दिल में एक अप्रतिरोध्य खुजली महसूस हो रही थी, फिर भी वह लाचार थी। उसे अभी भी याद था कि कैसे शौर्यवर्धन ने पहले उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि वह शौर्यवर्धन के प्रति आकर्षित थी, लेकिन वह उससे चिपके रहने के लिए इतनी उतावली नहीं हुई थी। इसलिए उसकी नज़रों में नव्या का मौजूदा बर्ताव बेहद बेशर्म है। बेशर्म। जियांग किकिन ने जोर से गालियां देने से पहले मन ही मन सोचा, इतने सारे लोगों के देखते हुए वे इतने अश्लील कैसे हो सकते हैं? वे हम औरतों के लिए कलंक हैं। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वह बस ईर्ष्यालु, जलन और नाराजगी से भरी हुई थी। मुझे खुशी है। नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपना सिर शौर्यवर्धन की तरफ घुमाया, अपने दोनों हाथों से उसकी कलाई को छुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, तो पतिदेव, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरे जैसी कोई पसंद है? वह जानबूझकर एक कोमल और मीठी आवाज में बोली, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से सुखद लगा। पतिदेव। शौर्यवर्धन को लगा मानो उन्हें बिजली का झटका लगा हो और उनका पूरा शरीर आनंद से भर गया। वह बहुत मान करने वाली है। मुझे ये पसंद है, बेशक मुझे ये पसंद है। शौर्यवर्धन ने एक गहरी सांस ली, उनकी आवाज कोमल हो गई। नव्या ने अपना सिर घुमाया और शौर्यवर्धन के चेहरे पर छाई लाली को देखा और वह पल भर के लिए सन्न रह गई। नव्या अवाक रह गई। शौर्यवर्धन आमतौर पर उसे बिना किसी रोक टोक के चिढ़ाते थे, लेकिन अब वह इतनी मासूमियत से बर्ताव कर रहे थे कि उसे उन पर थोड़ा तरस आ रहा था। जियांग किकिन को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उन दोनों को दुनिया की परवाह किए बिना अपना प्यार दिखाते हुए देखना, ये पूरी तरह से यातना थी। बस बहुत हो गया, तुम दोनों। जियांग किकिन ने गुस्से में कहा, तुम बेशर्म हो। ये सड़क पर है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम बेशर्म औरत। नव्या के चेहरे के भाव पल भर में ठंडे हो गए।
उसने धीरे से शौर्यवर्धन की बाँह छोड़ी और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। जियांग किकिन, मुझे लगता है कि तुम आज मार खाने के लायक हो। नव्या ने हल्का सा उपहास किया, अपना सिर नीचे किया और ध्यान से अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। ठंड है, मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं और आस्तीन थोड़ी लंबी है, मुझे इसे थोड़ा ऊपर चढ़ा लेना चाहिए। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि जियांग किकिन अपनी बात पूरी कर पाती, उसे एक तमाचे की आवाज़ सुनाई दी। उसके चेहरे पर एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसका सिर अचानक एक तरफ झुक गया। हर कोई सन रह गया। इससे पहले कि कोई देख पाता कि क्या हो रहा है, एक सफ़ेद परछाई गुजरी, उसके बाद एक करारा थप्पड़ पड़ा। जियांग किकिन मार से सन रह गई। जियांग किकिन दर्द से चीखना भूल गई। उसने कड़ाई से अपना हाथ उठाया और अपने थप्पड़ खाए हुए चेहरे को ढक लिया। फिर यांत्रिक रूप से उसने अपना सिर घुमाया और नव्या की उपहासपूर्ण नज़रों का सामना किया। तुम कमीनी! जियांग किकिन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और वह नव्या से मरने मारने के लिए आगे बढ़ी। तमाचा! नव्या का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपने उल्टे हाथ से उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। वह लोगों को कमीनी कमीनी कहकर बुलाती रहती है, वह मार खाने के ही लायक है और वह बिल्कुल उसी तरह की इंसान है जिसे वह मारेगी। इससे पहले कि जियांग किकिन एक भी शब्द बोल पाती, नव्या ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे वह दर्द से चीख उठी और विपरीत दिशा में घूम गई। मैं थप्पड़ से पूरी तरह सन रह गई थी। नव्या! जियांग किकिन ने अपना चेहरा ढका, मुश्किल से खड़ी हो पाए और मुड़कर नव्या को घूरने लगी। अभी गालियां देना शुरू ही करने वाली थी कि तभी उसने देखा कि नव्या अपना हाथ इस तरह उठा रही थी मानो वह किसी भी पल गिरने वाला हो। जियांग किकिन ने जोर से निगला, जो शब्द वह कहने वाली थी उन्हें जबरदस्ती नीचे धकेल दिया। वाह, यह अपमानजनक है, नव्या ने फुफकारते हुए कहा। अगर तुमने फिर से गाली दी तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगी। तुम्हारे जैसे लोग चेहरे पर थप्पड़ खाने के ही लायक हैं। जियांग किकिन को बहुत बुरा लगा, लेकिन नुकसान उठाने के बाद उसने आंखें मूंदकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह नव्या की बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकती थी। उसके पास स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की साधना थी, लेकिन जब उसने नव्या का सामना किया तो उसे कोई भी चाल चलने का मौका तक नहीं मिला और वह पूरी तरह से हार गई। मैडम, क्या आपके हाथ में दर्द हो रहा है? मुझे आपके लिए फूंक मारने दीजिए। शौर्यवर्धन आगे बढ़े, नव्या का हाथ अपने हाथ में लिया, उसे अपने होठों से लगाया, उसे बार बार छुआ और उस पर बार बार फूंक मारी। इसमें दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें अब और फूंक मारने की जरूरत नहीं है। नव्या को खुजली महसूस हुई और उसने सहज रूप से इसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन उसने अभी क्या पुकारा? मैडम, तुम्हारी पत्नी कौन है? नव्या के होंठ फड़क उठे। उसकी अभी तक उससे शादी भी नहीं हुई थी। शौर्यवर्धन ने मासूमियत से पलकें झपकाईं, आहत लग रहे थे। मैडम की याददाश्त इतनी खराब कैसे हो गई? लेकिन कोई बात नहीं, जब हम घर जाएंगे तो मैं आपके दिमाग को ठीक करने में मदद करने के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। तुम्हें ही दिमागी सप्लीमेंट्स की जरूरत है। नव्या निशब्द रह गई। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी, वही तो थी जिसने अभी शौर्यवर्धन को पतिदेव कहा था। जब हम घर पहुंचेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। शौर्यवर्धन ने उसे गले लगाया और धीरे से उसे मनाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नव्या को हर तरफ से आने वाली उलझन भरी और गपशप भरी नज़रों को देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जियांग किकिन का दिल ये देखकर दुख रहा था कि शौर्यवर्धन नव्या के प्रति कितने कोमल और विचारशील थे। फिर भी नव्या कितनी आसान फरामोश थी, जो शौर्यवर्धन के साथ इतनी क्रूरता से पेश आ रही थी। इसके बारे में सोचकर भी बहुत निराशा होती है। मिस, चलिए चलते हैं। परिचारक आगे बढ़ा और उसने सावधानी से जियांग किकिन की मदद की। जियांग किकिन ने अपने परिचारक की तरफ देखा और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, जो उसके लिए एक दुर्लभ घटना थी। वह पहला कदम उठाएगी और फिर आगे की योजना बनाएगी। वह नव्या को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। लेकिन वह केवल इसके बारे में सपने ही देख सकती थी। नव्या ने जियांग किकिन को जाने से नहीं रोका। वह सिर्फ एक दिमागहीन औरत है, उसके साथ बहस करना उसकी शान के खिलाफ होगा। बूम! तभी साफ नीले आसमान में अचानक बिजली का एक कड़कड़ाता हुआ धमाका हुआ, जो एक बहरी कर देने वाली दहाड़ के साथ सीधे नीचे गिरी। सिजल! हे भगवान, बिजली कड़क रही है। भागो! भीड़ में से एक इंसान चिल्लाया और हर कोई हलचल करने लगा। तभी बिजली का वह झटका जियांग किकिन के सिर पर सीधे जाकर लगा। सिजल! जियांग किकिन को सीधे बिजली का झटका लगा और उसे बचने का समय तक नहीं मिला। जो परिचारक जियांग किकिन के पीछे पीछे आ रहा था, उसने आखिरी पल में उसे छोड़ दिया, केवल भागने की परवाह करते हुए। उसने अपना सिर ढक लिया, खौफ में एक तरफ छिप गया, ये सोचते हुए कि वह बीच में फंस जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ऐसा नहीं हुआ। परिचारक हैरान भी था और खुश भी। सदमे से उबरने के बाद उसने देखा और जियांग किकिन को घूरने लगा, जिस पर सीधे बिजली गिरी थी। वह पूरी तरह से सन्न रह गया। बिजली का कहर और आगे की राह।
1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क, बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। हे भगवान, क्या वह अभी भी उसकी प्यारी युवा मालकिन है? वह जली हुई चीज़ आखिर क्या है? जियांग किकिन ने काली गैस की एक सांस छोड़ी, उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। उस पल उसके सिर से काले धुएं का एक बादल उठा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह को मेरे शरीर से निकाला जा रहा हो। अरे भगवान, भगवान सचमुच मिस जियांग पर बहुत मेहरबान हैं। ये सही है, वे जानबूझकर नहीं चाहते थे कि चाय घर में मिस जियांग की अनदेखी की जाए। पता चला है कि उनका कुछ और भी बेहतर इंतजार कर रहा है। आसमान से बिजली गरज रही है। यह कोई ऐसा विशेषाधिकार नहीं है जो आम लोगों को मिलता हो। मिस जियांग सचमुच धन्य हैं। सचमुच, स्वर्ग की आंखें हैं। दिखावा मत करो, वरना तुम पर बिजली गिर जाएगी। ये बिल्कुल सच है। ... चाय घर में मौजूद कुछ लोग पहले ही जियांग किकिन के बर्ताव से असंतुष्ट थे, और अब जब उन्होंने उस पर बिजली गिरते हुए देखा तो उनमें से किसी को भी कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वे सभी उसका मजाक उड़ाने और ताना मारने लगे। जियांग किकिन से किसने कहा था कि वह जब पहली बार आई थी तो वह कितनी धन्य थी? अब वह सचमुच धन्य हो गई है। अचानक बिजली गिरने से नव्या भी चौंक गई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि जियांग किकिन जमीन पर लेटी हुई थी और उसकी हालत सचमुच दयनीय थी। उसने आसमान की तरफ ऊपर देखा। आसमान साफ और नीला था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बारिश होने वाली है। अगर जियांग किकिन वहां बेसुध न पड़ी होती तो उसे लगता कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। नव्या ने अपने बगल में खड़े शौर्यवर्धन को संदेह से देखा, केवल ये देखने के लिए कि शौर्यवर्धन उसे प्यार से देख रहे थे। अचानक आई इस बिजली से पूरी तरह बेपरवाह। नव्या निशब्द रह गई। कहने की जरूरत नहीं है, यह आसमानी बिजली शौर्यवर्धन का ही काम रहा होगा। तस्के तस्के तस्के, बेचारी जियांग किकिन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शौर्यवर्धन ने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ पूछा। नव्या ने जियांग किकिन की दिशा में इशारा किया। शौर्यवर्धन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, थोड़ी सी भौहें सिकुड़ी और कहा, नष्ट होने की तुलना में क्या ये बहुत हल्की सजा नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नव्या निशब्द रह गई। देर हो रही है, चलो जितनी जल्दी हो सके तियानिक्सन सिटी वापस चलते हैं। शौर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़ा, अपने आसपास के हंगामे को नजरअंदाज करते हुए केवल उसे दूर ले जाना चाहते थे। नव्या ने अपना सिर घुमाया और यीजियांग गोंगचेंग की तरफ एक नज़र डाली और बोली, वह तलवार कबाड़ के एक टुकड़े का इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? शौर्यवर्धन ने बेपरवाही से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक टॉप ग्रेड दिव्य कलाकृति, फिर भी शौर्यवर्धन की नज़रों में ये सिर्फ कबाड़ का एक टुकड़ा है। मिस नव्या। जैसे ही नव्या शौर्यवर्धन के साथ जाने वाली थी, गोंगजू ने उसे वापस बुलाया। उसने थोड़ी सी भौहें सिकुड़ी और देखने के लिए मुड़ी। गोंगजू ने तांबे की दीवार से नुस्खा लिया और नव्या के पास जाकर कहा, मिस नव्या, नुस्खे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि आपको अभी भी इसकी ज़रूरत है। एक नुस्खे की कीमत एक भाग्य के बराबर होती है, ये रहे पैसे। नव्या ने नुस्खा लिया और मुस्कुराते हुए शौर्यवर्धन की तरफ मुड़ी। बिना एक शब्द कहे शौर्यवर्धन ने बैंक ड्राफ्ट की एक गड्डी निकाली और उसे गोंगजू को दे दिया। गोंगजू हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, यह मिस नव्या के लिए है, इसलिए इसके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिया ही जाना चाहिए। शौर्यवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा, चौथे मास्टर गोंग, मैं आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहता और न ही छोटी हुआन लेना चाहती है। बाकी पैसों के लिए मैं आपको एक चाय घर के साथ मुआवजा दूंगा, क्योंकि इसे मैंने ही नष्ट किया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गोंगजू ने बेमन से इसे स्वीकार कर लिया और अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, योर हाइनेस सचमुच उदार हैं, कई लॉ वाइल और रेस्तरां खरीदने के लिए काफ़ी हैं। चलो चलते हैं। नव्या ने शौर्यवर्धन को दूर खींच लिया। ये देखकर गोंगजू आगे बढ़ा, नव्या को फिर से पुकारना चाहता था, लेकिन गोंगजू ने उसे रोक दिया। चौथे चाचा। गोंगजू ने गोंगजू को कुछ लाचारी के साथ देखा। गोंगजू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, बेकार की बातें मत सोचो। मिस नव्या कोई ऐसी इंसान नहीं है जिसकी तुम लालसा कर सको। इससे पहले कि गोंगजू अपनी सफाई पूरी कर पाता, गोंगजू मुड़ा और चला गया। गोंगजू को चुपचाप उस दिशा में देखते हुए छोड़ दिया जहां नव्या और शौर्यवर्धन गए थे। शियांग परिवार के खिलाफ साजिश। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क, बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। 2 घंटे बाद नव्या और शौर्यवर्धन तियानिक्सन सिटी लौट आए। नव्या ने हाई स्पीड उड़ान का रोमांच अनुभव किया, रफ्तार बस रोमांचक थी। दोपहर के बाद शौर्यवर्धन ने नव्या को सुरक्षित नव्या निवास वापस पहुंचा दिया। मिस, आप फिर से पूरी रात बाहर क्यों रहीं? जैसे ही नव्या याओयुआन पहुंची, कॉ-एयर ने दुखी होकर शिकायत करना शुरू कर दिया। बेचारी कॉ-एयर ने कल इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन नव्या बिल्कुल वापस नहीं आई थी। यह उसके लिए बहुत दिल तोड़ने वाला था।
नव्या हल्का सा मुस्कुराई, खैर मैं अब वापस आ गई हूँ। चलिए पहले अंदर चलते हैं। मैं जाकर मिस फोर और लतिका को बुला लाती हूँ, कौर ने जल्दी से नव्या से कहा, फिर दूसरों को बुलाने के लिए मुड़ गई। कुछ ही देर बाद शियाओ टिंगटिंग, लतिका, लिंगलोंग और क्यूयू नव्या के कमरे में आ गए। नौवीं बहन, मुझे पता चल गया है। कल जिस इंसान ने गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी वह शियांग परिवार का तीसरा युवा मास्टर शियांग शिनपिंग था, शियाओ टिंगटिंग ने नव्या से कहा। वह कल वापस आ गई थी और उसने इस मामले की गहन जांच की थी और सौभाग्य से उसने कुछ प्रगति की थी। शियांग शिनपिंग, क्या मेरी उससे कोई दुश्मनी है? नव्या ने भौहें सिकुड़ी। ध्यान से सोचने के बाद उसे नहीं लगा कि उसका शियांग शिनपिंग के साथ कोई विवाद था। बचपन से लेकर बड़े होने तक वह शियांग शिनपिंग से केवल 1 या 2 बार ही मिली थी। शियाओ टिंगटिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा जाता है कि शियांग शिनपिंग को शियाओ जिन्न से प्यार है। इसके अलावा नौवीं बहन, तुमने पहले शियांग मेंगलुओ के साथ निपटा था। मुझे लगता है कि शियांग शिनपिंग शायद शियाओ जिन्न और शियांग मेंगलुओ के लिए खड़ा है। लतिका ने सिर हिलाया और कहा, मिस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इन दिनों शियांग भाई बहनों ने कई बार शियाओ जिन्न से मुलाकात की है। मैंने शियांग परिवार के इस युवा मास्टर के बारे में भी जांच की है। वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। नए साल से पहले उसे एक अभिनेत्री पसंद आ गई थी, लेकिन उसका पहले से ही एक प्रेमी था और उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। तो उसने प्रेमी का अपहरण कर लिया और अभिनेत्री के सामने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। अभिनेत्री ने रहम की भीख मांगी, लेकिन उसने फिर भी उसके साथ बलात्कार किया और उसे मार डाला। लेकिन शियांग परिवार ने इस मामले को दबा दिया। शियांग परिवार की नज़रों में अभिनेत्री और उसके प्रेमी की जिंदगी बेकार थी और उनकी मौत पर अफसोस करने लायक नहीं था। वह इतना शातिर कैसे हो सकता है? कौर ने चीख कर कहा। शियांग परिवार का ये युवा मास्टर हमारी हवेली के तीसरे युवा मास्टर से भी ज्यादा क्रूर है। नव्या क्यूयू की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या तुमने शियांग परिवार के गुप्त रक्षकों पर नियंत्रण पा लिया है? क्यूयू ने सिर हिलाया, तुम क्या करना चाहती हो? कार्मिक मंत्रालय को इसकी सूचना दें और लोगों के बीच अफवाहें फैलाएं, शियांग परिवार के गुप्त रक्षकों की पूरी सूची प्रकाशित करें। नव्या ने अपने होंठ सिकुड़े, उसकी आंखें गहरी और परेशान करने वाली थीं, जो साफ तौर पर दिखा रहा था कि वह सचमुच गुस्से में थी। ठीक है, क्यूयू ने सिर हिलाया और मामले को संभालने के लिए बाहर चला गया। शियाओ टिंगटिंग ने आगे कहा, ओह सही बात है नौवीं बहन, एक और बात है। मैंने डोंगहुई को बंद कर दिया है। डोंगहुई ने ही गाड़ी की घटना के बारे में शियांग शिनपिंग को संदेश भेजा था और उसने जानबूझकर गाड़ी के लिए घोड़ों की अदला बदली की थी। तुम्हें क्या लगता है हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? लतिका, डोंगहुई को सजा के लिए आंटी गान के पास ले जाओ। नव्या ने लतिका से कहा। लतिका ने उलझन में पूछा, मिस, डोंगहुई शियांग परिवार द्वारा हमारे आंगन में रखा गया एक जासूस है। उसने आपको धोखा दिया और आप उसे बस ऐसे ही जाने दे रही हैं। नव्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह बस शतरंज का एक मोहरा है, जानबूझकर इससे निपटने की कोई जरूरत नहीं है। इसे आंटी गान को दे दो और वह स्वाभाविक रूप से जान जाएगी कि इसे कैसे संभालना है। ठीक है, लतिका ने कुछ और नहीं कहा और मामले को संभालने के लिए जाने को मुड़ी। मिस, चौथी मिस, क्या आपको भी भूख लगी है? मैं जाकर खाना ले आती हूँ, कौर ने मुस्कुराते हुए कहा और खाना लेने चली गई। नव्या मुस्कुराई और छोटी मेज पर बैठ गई। फिर उसने शियाओ टिंगटिंग को बुलाया, जो उसके बगल में बैठी थी। चौथी बहन, यहाँ आकर बैठो। ईस्ट स्ट्रीट पर एक नई रूजे की दुकान खुली है। खाना खत्म करने के बाद क्या हम उसे देखने चलें? अच्छा। गोंगजू और युवेनली की मुलाकात। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क, बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। गोंगजू शिनफेंग टाउन से तियानिक्सिन सिटी लौटने के 2 दिन बाद वह गोंग परिवार में वापस नहीं गया। इसके बजाय वह जितनी जल्दी हो सके युवेनली से मिलने सराय गया। युवेनली पिछले कुछ दिनों से किंगटियन मेडिसिन हाउस का दौरा कर रहा था, लेकिन उसने नव्या को नहीं देखा था, जिससे वह काफ़ी परेशान था। अब जब उसने गोंगजू को देखा था तो उसका भी मूड अच्छा नहीं था। लोंगजू ने गोंगजू को सहानुभूतिपूर्ण नज़र से देखा, फिर मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया, यह मानकर कि गोंगजू और युवेनली अकेले मिल रहे थे। गोंगजू, मैंने तुमसे मेरी और शौर्यवर्धन की मुलाकात तय करने के लिए कहा था, लेकिन तुम 10 दिनों से ज़्यादा समय से दिखाई ही नहीं दिए हो, युवेनली ने असंतोष के साथ कहा। गोंगजू हल्का सा मुस्कुराया और युवेनली के सामने बैठ गया, बोला, भाई युवेन, मुझे बहुत खेद है। मैं इन पिछले कुछ दिनों से शिनफेंग टाउन में नीलामी की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारे काम में देरी हुई है। डुप्लेक्स की नीलामी हर महीने होती थी और वह आमतौर पर परवाह नहीं करता था, लेकिन इस बार समस्याग्रस्त हथियार 1 जनरल सक्सेस के साथ वह गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दुर्भाग्य से अंतिम परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित था और उसके सारे पिछले प्रयास बेकार गए। कोई बात नहीं,
युवेनली ने अपना हाथ हिलाया और कहा, गोंगजू, मैं केवल तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस औरत की पृष्ठभूमि क्या है। भाई युवेन का क्या मतलब है? गोंगजू जानता था कि वह नव्या का जिक्र कर रहा है, लेकिन उसने फिर भी जानबूझकर यह सवाल पूछा। और कौन हो सकता है? युवेनली ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। वह गुर्राने वाली बिल्ली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गोंगजू चुपचाप मुस्कुराया, तो भाई युवेन का मतलब मिस नव्या से था। कुछ दिन पहले लोंगजू मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए एक नई खुली फार्मेसी में खींच कर ले गया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि फार्मेसी असल में उसी औरत द्वारा चलाई जा रही थी। उस दिन उसने खुद को एक आदमी के भेष में छिपा लिया था और मरीजों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श प्रदान कर रही थी। मुझे कभी नहीं पता था कि उसका चिकित्सा कौशल सचमुच काबिले तारीफ था। युवेनली इसे याद करते हुए मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मिस नव्या के चिकित्सा कौशल वास्तव में शानदार हैं, गोंगजू ने कहा। फिर कुछ एहसास हुआ और पूछा, तो मिस नव्या पहले से ही जानती हैं कि तुम्हें जहर दिया गया है? वह तुम्हारी नब्ज टटोलकर ही जान गई थी कि तुम हॉट स्लेइंग गोप से पीड़ित हो और उसने तुम्हारे लिए एक दवा भी लिखी। युवेनली जितना ज़्यादा बात कर रहा था, नव्या उसे उतनी ही दिलचस्प लग रही थी। क्या उसके पास इसे सुझाने का कोई तरीका है? गोंगजू के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसने जवाब के लिए दबाव डाला। युवेनली ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसने कहा कि वह इसे ठीक नहीं कर सकती है, और उसने जो दवा लिखी है वह हॉटस्लेइंगू की शुरुआत को केवल अस्थायी रूप से धीमा कर सकती है। वास्तव में, यहाँ तक कि 5 पॉइजन्स एल्डर भी शक्तिहीन है, इसलिए उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। गोंगजू ने धीरे से आह भरी। भाई युवेन, मैंने सुना है कि बेयाओ ने एक दूत को तियानिक्सिन सिटी भेजा है। क्या ये सच है? तुम्हारा सूचना नेटवर्क काफ़ी व्यापक है। युवेनली मुस्कुराया। क्या ये सच है? गोंगजू सन रह गया। बेशक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास 10 दिनों से ज़्यादा तुम्हारा इंतजार करने का समय है? युवेनली हंसा। उसके पास गोंगजू के फ्री होने का इंतजार करने का समय नहीं था। वह इतने लंबे समय तक तियानिक्सिन सिटी में केवल इसलिए रुका था क्योंकि बेयाओ से कोई आ रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गोंगजू के होंठ अस्वाभाविक रूप से मुड़ गए। मैं समझ गया। युवेनली ने गोंगजू को ठंडी नज़रों से देखा, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और एक ठिठुरा देने वाले लहजे में पूछा, गोंगजू, तियानिक्सिन सिटी में मुझे लुभाने के लिए इतनी लंबी हद तक जाकर तुम असल में क्या करना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या मतलब है, भाई युवेन? गोंगजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। दिखावा करना बंद करो, युवेनली ने उपहास किया। तुमने मुझे जो खत भेजा था उसमें तुमने कहा था कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में महत्वपूर्ण सुराग थे, लेकिन तुमने बस उन 3 महत्वहीन प्यादों को गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे महत्वपूर्ण सुराग कहने की? गोंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह एक महत्वपूर्ण सुराग नहीं है? भाई युवेन को यह समझना चाहिए कि जो इंसान परछाइयों में छिपा है वह तुम्हारे, मेरे और शौर्यवर्धन के साथ एक ही समय में निपटना चाहता है। गोंगजू की झुंझलाहट भरी सूरत देखकर युवेनली आग बबूला हो गया था। भाई युवेन, कृपया गुस्सा न करें। गोंगजू को शायद लग गया था कि वह बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए उसने फिर से अपनी बात बदली। मुझे बस लगता है कि ऐसा नामुमकिन है कि भाई युवेन का शौर्यवर्धन से दोबारा कोई लेना देना न हो। क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठाकर शौर्यवर्धन से सुलह कर ली जाए? आखिरकार, हमारा एक ही दुश्मन है। गोंगजू, क्या तुम्हें मेरे लिए फैसले लेने की ज़रूरत है? युवेनली ने भारी असंतोष के साथ कहा। मेरे और शौर्यवर्धन के बीच की दुश्मनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें तुम्हारे जैसा कोई बाहरी इंसान दखल दे सके। गोंगजू चुपचाप हंसा। वह युवेनली और शौर्यवर्धन के बीच सुलह कराना चाहता था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अगर युवेनली को पता होता कि जिस औरत पर उसकी नज़र है वह असल में शौर्यवर्धन की मंगेतर है, तो कोई सोच सकता है कि वह क्या सोचता। उस वक्त तुम पर मेरी जान का कर्ज था, इसलिए मैं तुम्हारे मुझे तियानिक्सिन सिटी आने के लिए साजिश रचने के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, युवेनली ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन गोंगजू, मुझे तुम्हें चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना, तुम्हें मेरे और शौर्यवर्धन के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मैं, बिल्कुल दखल नहीं दूंगा, गोंगजू ने उसे आश्वस्त किया। फिर आगे कहा, हालांकि भाई युवेन इतने लंबे समय से तियानिक्सिन सिटी में हैं, शौर्यवर्धन को इसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन उसने आपसे मिलने की कोई पहल नहीं की है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, गोंगजू, मेरे मन में तुम्हारे जैसे बुरे विचार नहीं हैं। युवेनली ने अपना हाथ हिलाया, कुछ हद तक अधीर लग रहा था। तुम कहते हो कि तुम्हें उम्मीद है कि मैं शौर्यवर्धन के साथ सुलह कर सकता हूं, लेकिन फिर तुम ऐसी बातें कहते हो। अगर यह उकसाना नहीं है तो और क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गोंगजू पल भर के लिए सन रह गया। मैंने सुना है कि नान आन का एक डिप्टी जनरल शियान में चला गया है और नान आन पर हमला करने के लिए शियान की सेना का नेतृत्व कर रहा है। शौर्यवर्धन खुद मोर्चे पर नहीं गया, लेकिन सम्राट जिंगक्सुआन उसे हर दिन सलाह देने के लिए महल में बुलाते हैं।
वह इतना व्यस्त है, उसके पास ये पता लगाने का समय कैसे हो सकता है कि मैं त्यानिक्सन सिटी आ गया हूँ। युवेनली ने ठंडे स्वर में कहा। गोंगजू लाचारी से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि भाई युवेन सचमुच शौर्यवर्धन को अच्छी तरह से जानते हैं। शौर्यवर्धन के पास युवेनली के मामलों के बारे में जानने का समय नहीं था, लेकिन उसके पास नव्या को खजाने की खोज के लिए शिनफेंग टाउन ले जाने का समय जरूर था। शिनफेंग टाउन में शौर्यवर्धन और नव्या के बारे में उसने जो कुछ देखा था, उसके बारे में सोचकर गोंगजू को अपने सीने में एक जकड़न महसूस हुई। युवेनली ने गोंगजू की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। उस पर गोंगजू की जान का कर्ज था। भाई युवेन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि बेयाओ के ये लोग कौन हैं? गोंगजू ने अचानक पूछा। क्राउन प्रिंस मुरोंगचू, धीमी आवाज में बोलते हुए युवेनली की आंखें ठंडी हो गईं। बेयाओ का क्राउन प्रिंस? गोंगजू और भी अधिक हैरान था। वह सचमुच खुद आया था? हाँ, युवेनली ने सिर हिलाया। वह और उसके समर्थक आए हैं। गोंगजू ने फिर पूछा, मैंने सुना है कि भाई युवेन शतरंज के एक खेल की वजह से बेयाओ के क्राउन प्रिंस की मदद करने के लिए तैयार थे। गोंगजू, तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हो, युवेनली ने कहा और तुरंत नाखुश हो गया। बेहतर होगा कि तुम कुछ समय तक मुझसे न मिलो। गोंगजू ने मना नहीं किया और बोला, मैं जानता हूं कि मेरा परिवार देशद्रोह का अपराध सहन नहीं कर सकता। किसी विदेशी जनरल से निजी तौर पर मिलना कोई अच्छी बात नहीं है अगर इसका पता चल जाए। अच्छा है कि तुम जानते हो, युवेनली ने शांत भाव से कहा। मैं विदा लेता हूँ। गोंगजू और नहीं रुका, उसने युवेनली को विदा किया और सराय से चला गया। युवेनली कमरे में बोर हो रहा था, इसलिए वह बाहर चला गया। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? लोंगजू ने जल्दी से पीछा किया और पूछा। किंगटियन मेडिसिन हाउस, युवेनली ने बिना मुड़े कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लोंगजू निशब्द रह गया। मेरे आका, आप हर दिन किंगटियन फार्मेसी क्यों जाते हैं? अपने अधीनस्थ का इंतजार करें, आका। यादों के साए में 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क, बिना पॉप अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। किंगटियन मेडिसिन हाउस। इन पिछले कुछ दिनों में दोपहर के बाद नव्या शियाओ टिंगटिंग को दवा की कुटिया में लाती थी। वह मेडिकल रिकॉर्ड और जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करती थी, जबकि शियाओ टिंगटिंग उसकी मदद करती थी। कुछ दिनों तक नव्या के साथ रहने के बाद शियाओ टिंगटिंग कुछ आम जड़ी बूटियों को पहचानने में सक्षम हो गई थी और उसे हमेशा लगता था कि जीवन होने का यही मतलब है। नव्या ने शियाओ टिंगटिंग के सारे बदलाव देखे थे। उसकी चौथी बहन पहले ही अपने पिछले बंधनों से मुक्त होना और पूरी तरह से खुद बनना सीख रही थी। ये बहुत अच्छा है। क्यूयू अंदर के कमरे में दाखिल हुआ, उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर थे। क्या हुआ? नव्या ने जो कर रही थी उसे रोका और क्यूयू को उलझन भरे भाव से देखा। क्यूयू ने नव्या से कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। नव्या सन्न रह गई। आमतौर पर वह शियाओ टिंगटिंग से बातें नहीं छिपाती थी, लेकिन क्यूयू का आज का अनुरोध। नव्या ने अनजाने में शियाओ टिंगटिंग की तरफ देखा। वह नहीं चाहती थी कि शियाओ टिंगटिंग बातों को ज्यादा सोचे। क्यूयू नव्या के विचारों को समझ गया और उसने हल्का सा खांसते हुए कहा, मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। शियाओ टिंगटिंग ने जल्दी से कहा, तुम लोग आगे बढ़ो और जो कहना है कहो। मैं बस इन जड़ी बूटियों को बाहर धूप में सूखने के लिए ले जाती हूँ। ऐसा कहते हुए शियाओ टिंगटिंग ने बगल से जड़ी बूटियां उठाईं और सीधे बाहर चली गई। उसे असल में इन बातों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन नव्या हमेशा उसकी भावनाओं का ख्याल रखती थी, जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया। वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। जैसे ही शियाओ टिंगटिंग गई, नव्या ने पूछा, क्या हुआ? क्यूयू नव्या के पास गया और फुसफुसा कर बोला, मुझे अभी खबर मिली है कि मुरोंगचू आधे महीने में त्यानिक्सन सिटी पहुंचेगा। क्या? नव्या की पकड़ ढीली हो गई और उसके हाथ में जो लकड़ी का डिब्बा था, जिसका उपयोग मेडिकल रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए किया जाता था, वह एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। क्यूयू ने अपनी बाहें सिकुड़ी और फिर से कहा, तुमने सही सुना, मुरोंगचू बेयाओ के दूत के रूप में नान आन आ रहा है। नान आन को ये खबर पहले ही मिल गई थी और वह तैयारियां कर रहा है। सम्राट जिंगक्सुआन इस राजनयिक मिशन को बहुत महत्व देते हैं। मुरोंगचू, वह खुद आया था? नव्या ने एक गहरी सांस ली और अनिश्चितता के साथ पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, उसे अभी भी डर था कि उसने गलत सुना है। क्यूयू ने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी अभी खबर मिली है और इस बात की पुष्टि हुई है कि जो इंसान आया है वह मुरोंगचू है। मुझे डर है कि नान आन के शाही परिवार को अभी तक ये खबर नहीं मिली है। ठीक है। नव्या धीरे धीरे शांत हुई। वह गिरे हुए मेडिकल रिकॉर्ड को उठाने के लिए नीचे झुकी और भारी आवाज में बोली, यह अच्छा है कि मुरोंगचू आ गया है। हमें देर सवेर उसका सामना करना ही था। मुरोंगचू का जिक्र करने से उसे उन पिछली घटनाओं की याद आ गई और उसका दिल नफरत से भर गया। मुरोंगचू और नांगोंग जियान ने उस पर जो अत्याचार और क्रूरता की थी, उसे वह कैसे भूल सकती थी। क्यूयू मेडिकल रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में नव्या की मदद करने के लिए नीचे झुका और उसे दिलासा देते हुए बोला, परेशान मत हो।
तुम अब वह नानगोंग हुआनियान नहीं हो जो तुम हुआ करती थीं। वह तुम्हें नहीं पहचानेगा। तुम परछाइयों में हो और वह रोशनी में है। उससे निपटने में तुम्हारा पलड़ा भारी है। मम्मा, नव्या ने सिर हिलाया। क्या तुमने इस बारे में प्रिंस जान को बताने के बारे में सोचा है? क्यू ने पूछा। मैंने इस बारे में सोचा है और शायद मैं उन्हें जल्द ही बता दूंगी। नव्या ने सोचा। माइरॉट गो टोकन हासिल करने के बाद कुछ चीजें थीं जिन्हें उसे शौर्यवर्धन के सामने स्पष्ट करना चाहिए था। शियान में युद्ध के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और मुझे शक है कि शौर्यवर्धन जल्द ही मोर्चे पर जा रहे होंगे, क्यू ने एक पल सोचने के बाद चिंता के साथ कहा। नव्या अपने काम में रुकी और बोली, अगर शौर्यवर्धन युद्ध में जा रहे हैं तो हम उन्हें इस बारे में नहीं बता सकते। मैं नहीं चाहती कि मेरा ध्यान उन पर से हटे। जैसे ही नव्या ने बात की, उसने जल्दी से मेडिकल रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया और खड़ी हो गई। बोली, मैं जाकर अपनी चौथी बहन को बुलाती हूँ, मैं उसके साथ टहलने जाऊंगी। उसे इतनी घुटन महसूस हो रही थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी और उसे ताजी हवा के लिए बाहर जाने की जरूरत थी। अच्छा, सड़क पर शतरंज 1 सेकंड नोवेल नेटवर्क बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। नव्या चिंता में डूबी हुई थी और शियाओ टिंगटिंग जो उसके साथ यात्रा कर रही थी, दोनों ने एक अजीब सी आभा महसूस की। ऐसा लगता है कि जब से नव्या दवा की कुटिया से निकली है तब से वह ऐसी ही है, जिससे शियाओ टिंगटिंग बहुत चिंतित है। नौवीं बहन, क्या तुम ठीक हो? शियाओ टिंगटिंग ने धीरे से पूछा। नव्या को जवाब देने में कुछ समय लगा और उसने अपना सिर हिलाया। वह बस चीज़ों के बारे में सोच रही थी। वह इस बारे में सोच रही थी कि क्यू ने क्या कहा था, और वह ये भी सोच रही थी कि जब वह मुरोंगचू और बाकी लोगों को दोबारा देखेगी तो उसे कैसा महसूस होना चाहिए। अब जब मुरोंगचू आन आ गया है तो यह अनिश्चित है कि क्या नानगोंग जियान भी आएगी। नव्या ने कुछ देर तक कई चीज़ों के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही उसके विचार इतने अस्त व्यस्त थे कि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। तुम कुछ बुरे मूड में लग रही हो, शियाओ टिंगटिंग ने आह भरते हुए कहा। नव्या की मदद करने में वह भी असमर्थ थी। नव्या को डर था कि शियाओ टिंगटिंग बातों को ज़्यादा सोचेगी, इसलिए उसने एक बहाना बनाया और कहा, कुछ नहीं, बस क्यू ने अभी अभी मुझे बताया कि शौर्यवर्धन शायद युद्ध में जा रहे हैं। युद्ध? शियाओ टिंगटिंग ने हैरानी से पूछा, हम कहाँ लड़ रहे हैं? क्या शियान में फिर से कुछ हुआ है? हाँ, क्यू ने तो यही बताया, लेकिन मुझे खासियतों के बारे में नहीं पता। शियाओ टिंगटिंग मुस्कुराए और बोली, तो तुम प्रिंस से अलग होने के लिए अनिच्छुक हो? तुम्हें उन पर भरोसा होना चाहिए, वे निश्चित रूप से जीत के साथ लौटेंगे। वह तो स्वाभाविक है। नव्या ने सिर हिलाया, हल्का सा मुस्कुराते हुए। उसे उन सभी नाखुश चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए और उन पर और विचार नहीं करना चाहिए। नौवीं बहन, वहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, क्या हम चलकर देखें? शियाओ टिंगटिंग ने सड़क पर एक बड़ी भीड़ को जमा देखा और नव्या को देखने के लिए खींच लिया। वे दोनों अंदर घुस गए और पाया कि यह एक सड़क शतरंज का खेल था। एक घुमक्कड़ ताओवादी पुजारी ने एक शतरंज की बिसात बिछाई थी और आसपास की भीड़ को संबोधित कर रहा था, सम्मानित परोपकारियों, मैं एक घुमक्कड़ हूँ जो इस जगह से गुजरा है। मैंने यहाँ ये शतरंज की बिसात बिछाई है। जो कोई भी इच्छुक है वह मेरे साथ एक खेल खेल सकता है। जीतने वाला इनमें से कोई भी खजाना अपनी मर्जी से ले जा सकता है और हारने वाला मुझे 10 तैल चांदी दे सकता है। ताओवादी पुजारी द्वारा प्रदर्शित खजाने सभी कीमती चीजें थीं, जो हर किसी को उन्हें आजमाने के लिए ललचा रही थीं। जब नव्या और शियाओ टिंगटिंग अंदर घुसे, तब तक ताओवादी पुजारी दिन के ज्यादातर समय से शतरंज की बिसात बिछाए हुए था और उसने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया था। एक खेल देखने के बाद शियाओ टिंगटिंग ने आश्चर्य से कहा, नौवीं बहन, इस ताओवादी पुजारी का शतरंज कौशल सचमुच अद्भुत है। बस एक चौथाई घंटे में उसका प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से नष्ट हो गया। वह अविश्वसनीय है। नव्या ने सिर हिलाया। उसने भी इसे देखा था। ताओवादी के शतरंज कौशल वास्तव में क्रूर थे। हालांकि वे कुछ ज्यादा ही क्रूर थे और वह आत्महित से अत्यधिक प्रेरित था। शियाओ टिंगटिंग ने फिर बगल में प्रदर्शित खजानों को देखा और आश्चर्य किए बिना नहीं रह सकी। नौवीं बहन, इस ताओवादी पुजारी के पास कितने सारे खजाने हैं। वह हेयरपिन वहाँ, मैंने उस हेयरपिन को पहले देखा है। ये बटरफ्लाई ड्रीम हेयरपिन है। इसका हुआन जिन पर एक बूस्टिंग प्रभाव होता है। ये सचमुच एक खजाना है। क्या चौथी बहन को ये पसंद है? नव्या ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और पूछा। शियाओ टिंगटिंग ने सिर हिलाया, लेकिन अफसोस के साथ कहने से खुद को नहीं रोक पाई, यह अफसोस की बात है कि इस ताओवादी पुजारी का शतरंज कौशल बहुत ही शानदार है। मुझमें कोशिश करने की हिम्मत नहीं है। जहां तक बटरफ्लाई ड्रीम हेयरपिन का सवाल है तो चलो इसे भूल जाते हैं। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़कर ताओवादी पुजारी से कहा, ताओवादी पुजारी, आइए एक खेल खेलते हैं। ताओवादी पुजारी ने नव्या की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, छोटी लड़की, मजाक करना बंद करो। तुमसे कौन मजाक कर रहा है? चलो। नव्या बस बैठ गई और उसने ताओवादी पुजारी की तरफ देखा।
ताओवादी पुजारी बेहद शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, ऐसे में मैं खुद को मूर्ख बना लूंगा। युवा मालकिन, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। नव्या हंसी और बोली, बेशक मुझे पछतावा नहीं होगा, दाओइस्ट मास्टर कृपया। ताओवादी पुजारी नव्या के सामने गंभीर भाव के साथ बैठ गया। उसने एक अटकल छड़ी पकड़ रखी थी। काले और सफ़ेद मोहरे स्पष्ट रूप से अलग अलग थे। हार और एक नई मुलाकात। 1 सेकंड नॉवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। ताओवादी पुजारी ने नव्या को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी हरकतें तिरस्कार से भरी थीं। युवा मालकिन, आपने ऐसी चाल क्यों चली? क्या आप खुद को मौत के मुंह में नहीं धकेल रही हैं? ताओवादी पुजारी ने आह भरते हुए कहा जब उसने नव्या को एक के बाद एक बंद गली में फंसते देखा और उन मोहरों को इकट्ठा किया जिन्हें नव्या ने घिरे होने पर छोड़ दिया था। नव्या हल्का सा मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली और अपनी चालें चलती रही। ताओवादी पुजारी और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गया, लाचारी से अपना सिर हिलाया और नव्या के बारे में कुछ और कहने के लिए बहुत आलसी था। शतरंज खेलते समय उसका ध्यान भी भटक गया और संक्षेप में उसने नव्या को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तमाशा देखने वाले चुपचाप देख रहे थे और कई लोगों ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। सभी को यकीन था कि नव्या हार जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। नव्या ने जो शतरंज का मोहरा पहले रखा था, जो बेकार लग रहा था, वह असल में नव्या की कदम दर कदम योजना के माध्यम से वापस जीवंत हो उठा। जब तक ताओवादी पुजारी को समझ में आया कि क्या हो रहा है, उन्हें बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। एक गलत कदम दूसरे की ओर ले जाता है। ताओवादी पुजारी को खूब पसीना आ रहा था। वह मन ही मन घबरा रहा था। उसने नव्या को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि नव्या असल में एक अदृश्य मास्टर थी। शुरुआत में नव्या की चालें नाजुकता से भरी थीं। वह या तो पीछे हटी या खेल में शामिल हुई। संक्षेप में, उसने वापसी और बलिदान के बीच एक भूल भुलैया बना दी। जैसे जैसे ताओवादी पुजारी अपनी चालें चलता गया, ये और भी मुश्किल होता गया और वह जल्द ही नव्या के हमलों से अभिभूत हो गया, जिससे उसके पास अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं बचा। नव्या शुरुआत से ही शांत और संयमित रही और उसने अंत तक ऐसा ही किया। निराशा में ताओवादी पुजारी ने अंततः संघर्ष छोड़ दिया। युवा मालकिन, आप जीत गईं। यह मेरी गलती है कि मैं अकुशल और अंधा हूँ, ताओवादी पुजारी ने भारी आवाज में कहा। दाओइस्ट मास्टर, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, नव्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। शियाओ टिंगटिंग बहुत खुश थी। उसने अचरज से कहा, नौवीं बहन, तुम अद्भुत हो। बहुत बढ़िया। नव्या ने शियाओ टिंगटिंग को देखकर मुस्कुराया, फिर ताओवादी पुजारी की तरफ मुड़ी और बोली, ताओवादी पुजारी, समझौते के अनुसार क्या मैं एक खजाना चुन सकती हूँ? बेशक, कृपया, युवा मालकिन। ताओवादी पुजारी भी बहुत विनम्र था। ऐसा नहीं था कि वह हार स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन वह अभी भी काफी हैरान था। वह कई सालों से भटक रहा था, सड़कों पर शतरंज खेलकर अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब वह कभी हारा था। नव्या खड़ी हुई, उसने बटरफ्लाई ड्रीम हेयरपिन लिया और शियाओ टिंगटिंग को देते हुए कहा, चौथी बहन, बटरफ्लाई ड्रीम हेयरपिन तुम्हारा है। शियाओ टिंगटिंग ने इसे लिया और खुशी से कहा, धन्यवाद नौवीं बहन। नव्या मुस्कुराई और शियाओ टिंगटिंग के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ताओवादी पुजारी जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, कृपया प्रतीक्षा करें, युवा मालकिन। क्या कुछ और बात है, दाओइस्ट मास्टर? नव्या ने मुड़कर कुछ उलझन के साथ पूछा। ताओवादी पुजारी ने नव्या के सामने सिर झुकाया और कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके शिक्षक कौन हैं, युवा मालकिन? आपके शतरंज कौशल इतने उत्कृष्ट हैं कि मैं वास्तव में बहुत प्रभावित हूं। नव्या थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, मुझे खेद है दाओइस्ट मास्टर, मेरे गुरु ने मुझे उनका नाम न बताने का निर्देश दिया था। मैं माफ़ी मांगती हूँ। ताओवादी पुजारी ने अफसोस के साथ कहा, मैं समझ गया, लेकिन चूंकि आपके शतरंज कौशल इतने शानदार हैं, इसलिए मैं सचमुच आपसे एक या दो चीज़ें सीखने की इच्छा रखता हूँ। हम इस पर बाद में बात करेंगे, अलविदा। नव्या ने विनम्रता से कहा और जाते समय शियाओ टिंगटिंग का हाथ पकड़ लिया। बटरफ्लाई ड्रीम हेयरपिन पकड़े हुए शियाओ टिंगटिंग अभी भी खुद से काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। नव्या के शतरंज के खेल को याद करते हुए वह मन ही मन खुश होने से नहीं रोक पाए। नौवीं बहन, तुम अद्भुत हो। तुम्हारे शतरंज कौशल सचमुच दिव्य हैं। शियाओ टिंगटिंग तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। असल में वह उतना शक्तिशाली नहीं था, बस उसने मुझे कम आंका और मुझे गंभीरता से नहीं लिया। उसने मेरे द्वारा बिछाए गए जाल पर ध्यान तक नहीं दिया, नव्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। कितनी विनम्र हो, एक और दूर की आवाज़ गूंज उठी। नव्या देखने से खुद को नहीं रोक पाए और अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। ये फिर से वही है,